स्वागत है दोस्तों फैंटेसी नाइट पर, जहां कल्पना और शौर्य का मिलन होता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। को रोशन करती थी और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा है और उन पर नजर रख रहा है। 11 बजे बज चुके थे और विला के ज़्यादातर कमरे अंधेरे थे। बस ऊपरी मंजिल की एक खिड़की की दरार से रोशनी की एक किरण झांक रही थी। ड्रोन ने सावधानी से अपनी ऊंचाई कम की, फिर ऊपर से उड़कर खिड़की के बाहर मदर आया और पाया कि खिड़की कसकर बंद थी और कमरे के पर्दों के बीच से रोशनी की एक किरण अंदर आ रही थी। इस तरह ड्रोन का HD कैमरा एडजस्ट होने लगा और पर्दों के बीच की छोटी सी दरार से यान्फी कमरे के अंदर का दृश्य देखने में कामयाब हो गई। कमरे के अंदर कई लोग बैठे थे। उनमें से एक तो झांग बाउचन ही था। उसके बगल में बैठा हट्टा कट्टा आदमी कोई और नहीं बल्कि सेकंजी ही था, जबकि दूसरी तरफ एक असामान्य रूप से दुबला पतला युवक बैठा था जो मानो पूरी तरह से जागा ही नहीं था। उनके सामने वाशिया बैठी थी, वही आधी उम्र की महिला जो अक्सर यान्फी के घर आकर रोती बिलखती और हंगामा मचाती रहती थी। झांग बाओ के घर में उस मध्यम आयु वर्ग की महिला वाशों को देखकर यान्फी ने अंततः पुष्टि की कि उसे झांग बाउन द्वारा भेजा गया था और यह सब पर्दे के पीछे झांग बाउन का काम था। कमरे के अंदर झांग बाउचन बहुत गुस्से में दिख रहा था। कंपनी में उसके मिलनसार स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं था और वह जोर से चिल्लाया, तुम लोगों को क्या हो गया है? इतने लंबे समय के बाद भी यानफे ने समर्पण का कोई संकेत नहीं दिखाया है। दूसरे जी ने जवाब दिया, भाई वह यानफे खाई में पड़े पत्थर की तरह है, बदबूदार और सख्त, और वह पल भर में पुलिस को सूचना दे देता है। आप हमें उसे डराने के लिए मार्शल फोर्स का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इसलिए बिना किसी रोक टोक के वह आसानी से नहीं मानेगा। झाग बाउच ने भय चढ़ाई और कहा, अभी बहुत मुश्किल समय है। मैंने तुम्हें मार्शल फोर्स का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को तूल दो और फिर जलकर खुद को फंसा लो, लेकिन हमारे पास समय की भी कमी है और हम इंतजार नहीं कर सकते। कल से माकोस के कुछ खूंखार दिखने वाले आदमियों को ढूंढो जो दूसरी चाची के दूर के रिश्तेदार होने का नाटक करते हैं और उस लड़के को सबक सिखाना सुनिश्चित करो। जब तक उसे तकलीफ नहीं होगी वह झुकेगा नहीं। विध्वंस परियोजना बातचीत और हस्ताक्षर के चरण में पहुंच रही है और मुझे अप्रत्याशित समस्याओं की चिंता है। उसकी इमारत की कीमत कम से कम 10 करोड़ है। हम उसे कतई नहीं छोड़ सकते। दूसरी चाची जो यानफेई के घर हंगामा मचाने गई थी ने कहा, बॉस झा, जब आपने मुझसे मदद मांगी थी तो आपने कहा था कि एक बार जब मैं काम पूरा कर लूंगी तो आपने मुझसे जो लाभ देने का वादा किया था वह कम नहीं हो सकता। झाग बाउचन ने जवाब दिया, चिंता मत करो जब तक आप इस मामले को संभालते हैं। हमने आपको जो 10 लाख देने का वादा किया था उसमें एक पैसा भी कम नहीं होगा। दूसरी चाची बहुत खुश लग रही थी और बोली, निश्चिंत रहो बॉस झांग, मैं कलूसियान से मिलने जाऊंगी। मैं उसके कमरे में जाने का मौका ढूंढूंगी, फिर उसके साथ शारीरिक संपर्क शुरू करूंगी और जैसे ही शारीरिक संपर्क का मौका मिलेगा मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगी और चिल्लाऊंगी कि वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। फिर तुम्हारे आदमी दौड़कर आएंगे और उसकी अच्छी तरह पिटाई करेंगे। सेकंड जी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यानफे तुम पर अभद्र हमला। अगर तुम्हारा अभिनय विश्वसनीय भी हो तो भी कौन विश्वास करेगा? झाग बाउचन ने सेकंड जी को घूरते हुए कहा, तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं। हमें तो बस एक बहाना चाहिए, समझे? हमें तो बस एक बहाना चाहिए। क्या बहाने की खासियत मायने रखती है? अब सवाल करने की हिम्मत ना करते हुए दूसरे जी ने पूछा, भाई चिंग, क्या हम सचमुच उसे बुरी तरह पीटने वाले हैं? झाग बाउचन ने पलटकर उसे थप्पड़ मारा और गुस्से से बोला, क्या बेवकूफ़ हो, हम यहाँ पैसे के लिए हैं, हत्या करने नहीं। तो फिर हम उसे क्यों पीटे? अगर वह घायल होकर अस्पताल में छिप गया तो क्या होगा? फिर हम किसके पास हस्ताक्षर करवाने जाएंगे? इस बार तो बस उसे डराने के लिए उसे मारते समय उसके जरूरी अंगों से दूर रहना, लेकिन हमें उसे दर्द का एहसास कराना होगा। सही सामग्री फ्रून को पर देखें, सेकंड जी ने कहा, वह आदमी अक्सर कसरत करता है, उसमें जबरदस्त ताकत है। पहले भी उसके साथ हुई एक झड़प में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी। मैं उससे काफ़ी समय से नाराज था और सोचा कि मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखा सकता हूँ। झाग बाउचन ने अपने अधीनस्थ को दिलासा देते हुए कहा, यह मामला सुलझने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। एक बार हमारे पास पैसे आ जाए तो मुझे परवाह नहीं कि तुम उसके साथ क्या करते हो। तुम उसे जैसे चाहो वैसे निपटा सकते हो। उसे मार डालने से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस लड़के ने कई बार मुझे ठुकराने की हिम्मत की, मुझे ज़रा भी परवाह नहीं। मैं कब से उससे निपटना चाहता था। जब समय आए तो उसे मेरे लिए कुछ और टुकड़े दे देना। कमरे में मौजूद लोगों की आवाज़ें तेज नहीं थी, लेकिन ड्रोन के ऑडियो संग्रह उपकरण ने सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर लिया और उस कमरे में चल रही खतरनाक योजनाओं को सुनकर ज्ञान फेरी के पसीने छूट गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी क्रूर योजना सुन लेगा। ये योजना बेहद क्रूर थी। अगर यानफेई ने इसे अपने कानों से ना सुना होता तो वह उनके जाल में फंस सकता था और फिर कड़वी जड़ी बूटियां खाए हुए गूंगे की तरह उसके मन में इतना दुख भर जाता कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसका भाग्य कितना भयानक होगा यानफेई बखूबी अंदाजा लगा सकता था।
इस बीच झाग बाओचुन क्रूर और निर्दय साबित हुआ। सिर्फ पिछले अस्वीकारों के कारण यानफेई की जान लेना चाहता था, सिर्फ अपनी जमीन जायदाद के लिए ऐसी जहरीली योजना बना रहा था। यानफेई की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। अगर यानफेई एक साधारण इंसान होता तो उसका अंत बेहद दुखद होता। जिंदगी में पहली बार यानफेई को किसी की जान लेने की इच्छा हुई। ये झांग बाओचुन ना सिर्फ उसकी दौलत के पीछे था बल्कि उसकी जान भी चाहता था। उसकी संपत्ति के लिए ऐसे जहरीले हथकंडे अपना रहा था। अपनी जान को कुछ भी नहीं समझता था। अगर यानफेई कोई साधारण इंसान होता तो उसका अंत बेहद भयानक होता। झांग बाओचुन द्वितीय जी और द्वितीय चाची ने योजना पर चर्चा, संशोधन और सुधार जारी रखा। कर्मियों को कैसे आवंटित किया जाए और यानफेई को घातक झटका कैसे दिया जाए। आधे घंटे बाद ही उन दोनों की बातचीत खत्म हुई। दूसरी चाची विदा लेने के लिए उठी और दूसरी जी उन्हें बाहर ले गई। कमरे में सिर्फ झांग बाओचुन और वह दुबला पतला युवक ही रह गए थे। वह एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी और वह लगभग ऊँधने ही वाला था। झांग बाओचुन ने मुड़कर पूछा, जियाकांग, क्या इस समय तुम्हारे पास वहां से कोई खबर है? शियाओकांग नाम का दुबला पतला आदमी आखिरकार बोला। उसकी मंदारिन बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि चुपचाप लेटे रहो, कोई परेशानी मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके महत्वपूर्ण मामलों में देरी कर दो। झांग बाओचुन ने हंसते हुए कहा, मैं भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लड़के के पास वाकई बहुत दौलत है। मुझे लगता है कि अगर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा तो मैं कुछ खो रहा हूं, क्योंकि कहावत है, जब दिया हो तो ना लेना, खुद पर मुसीबत मोल लेना है। लेकिन निश्चिंत रहो, यह मामला जल्दी सुलझ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि यह उनके मुख्य कार्यक्रम में कोई दखल नहीं देगा। जियाकांग ने कहा, याद रखें, जिन इंटरनेट प्रभावशाली लोगों और विशेषज्ञ संसाधनों को आप नियंत्रित करते हैं वे आपके नहीं हैं, वे संगठन के हैं। आप बस उनका प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने और खुद को बेनकाब करने का जोखिम ना उठाने दें। यानफेई के खिलाफ जनमत को प्रभावित करने के लिए आपके द्वारा उनका इस्तेमाल शायद उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर चुका है। झांग बाओचुन ने एक अजीब सी मुस्कान पेश की और कहा, यह सिर्फ एक बार की बात थी। मैं गारंटी देता हूं कि अब से मैं उनकी शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं करूंगा। जियाकांग ने कहा, वे संगठन के हाथों के मोहरे हैं जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। वे केवल संगठन द्वारा प्रदान की गई सामग्री का ही प्रचार कर सकते हैं। आपका काम उनके साथ संबंध बनाए रखना और उनका प्रभाव बढ़ाना है। आप जानते हैं, अगर आपकी वजह से संगठन का मिशन विफल होता है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। झांग बाओचुन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, मैं समझता हूं कि कृपया संगठन को बताएं कि मैं उनके लिए पूरी मेहनत करूंगा और संगठन द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करूंगा। यानफेई हैरान रह गया। उसने ऐसी जानकारी सुनने की उम्मीद नहीं की थी। झांग बाओचुन दरअसल एक रहस्यमयी संगठन का हिस्सा था और वे इंटरनेट प्रभावशाली लोग और विशेषज्ञ उसे बदनाम करने के लिए उसके इशारे पर काम कर रहे थे। लग रहा था कि कोई साजिश चल रही है। जियाकांग का संगठन में ऊंचा रुतबा था और झांग बाओचुन उससे बहुत सावधान था और संभलकर बात कर रहा था। जियाकांग ने कहा, यह सबसे अच्छा है जब तक आप संगठन के लिए अच्छा काम करते हैं। आपको भविष्य में लाभ की कमी नहीं होगी। झांग बाओचुन ने बार बार सिर हिलाया और कहा, यह मेरा कर्तव्य है। जियाकांग ने पूछा, मैं उत्सुक हूं। ये सब खत्म होने के बाद क्या आप सचमुच दूसरी चाची को 10 लाख देंगे? झांग बाओचुन ने ठंडी आवाज में कहा, वह औरत ना सिर्फ लालची है बल्कि दुष्ट भी है। मैं उसे इतना पैसा कैसे दे सकता हूं? उसके जैसे लोगों की एक कमजोरी होती है, वे मरने से डरते हैं। इसलिए अगर उसे पता है कि काम पूरा होने के बाद उसके लिए क्या अच्छा है तो सब ठीक है, लेकिन अगर वह मुसीबत खड़ी करती है तो मुझे उसे गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जियाकांग ने हंसते हुए कुछ और नहीं कहा, फिर अपनी जेब से कुछ निकाला और पूछा, तुमने यहाँ बहुत कुछ देखा है, मुझे बताओ, क्या तुम पहचानते हो कि यह क्या है? झांग बाओचुन ने जियाकांग के हाथ से वस्तु ली और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। यानफेई को उत्सुकता हुई, लेकिन कोण थोड़ा गड़बड़ था और ड्रोन साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि वह क्या है। इसलिए ड्रोन सावधानी से दूसरी तरफ मुड़ा ताकि वस्तु का निरीक्षण करने के लिए कोण समायोजित कर सके। अचानक हवा का एक झोंका आया और यानफे अचानक चौंक गया और ड्रोन को नियंत्रित नहीं कर सका। ड्रोन हवा में लहराया और गलती से खिड़की की बाहरी दीवार से टकरा गया, जिससे एक हल्की सी आवाज हुई। कमरे के अंदर जियाओकांग के कान फड़फड़ाए। उसने सचमुच बाहर से हल्की सी आवाज सुनी। उसने झांग बाओचुन के हाथों से वह चीज छीन ली और तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दा हटाकर देखा तो खिड़की के बाहर ड्रोन मंडरा रहा था। यानफेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने ड्रोन को तेजी से उठाया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। जियाकांग ने जोर से मुक्का मारा, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया और जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला उसने ड्रोन को ऊपर चढ़ते देखा।
जियाकांग ने व्यंग किया और लापरवाही से एक कुर्सी उठाकर ऊपर चढ़ते ड्रोन पर फेंक दी। ड्रोन तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, तभी उसने कुर्सी को अपनी ओर उड़ते देखा। यानफेई ने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे हैरानी हुई जब कुर्सी ने अविश्वसनीय गति से ड्रोन का पीछा किया और हवा में ही उसे पकड़ लिया। ड्रोन ने जल्दी से बचने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बच नहीं पाया और कुर्सी से सीधे टकरा गया। यानफे एक पल के लिए बेपरवाह पहली बार ड्रोन अवतार को नुकसान पहुंचाता हुआ महसूस कर रहा था, और यानफे जो शारीरिक रूप से ड्रोन अवतार से जुड़ा हुआ था को तुरंत तेज दर्द का एहसास हुआ, मानो कुर्सी ने उसके शरीर पर वार कर दिया हो। जियाकांग के अद्भुत ने 50-60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन को मारा, जिससे उसकी अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। पहली बार ड्रोन अवतार क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे यानफी के वास्तविक शरीर को भी चोट का दर्द महसूस हुआ। हालांकि यानफेई को दर्द महसूस हुआ, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसके ड्रोन अवतार को बहुत नुकसान पहुंचा है। कुर्सी के हमले से ड्रोन की हथियार प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई और अब स्टील बॉल बुलेट नहीं दाग पा रही थी। ऊपर लगे 4 प्रोपेलर में से 2 क्षतिग्रस्त हो गए थे और घूम नहीं पा रहे थे, और बाकी 2 भी खराब हो गए थे। ड्रोन अब भी उड़ सकता था, लेकिन अब संतुलन बनाए रखने में असमर्थ था। सौभाग्य से ड्रोन की शक्ति समाप्त नहीं हुई थी, वह अब भी उड़ सकता था। पहाड़ी के नीचे मिनी वेन में यानफेई के वास्तविक शरीर ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। कार का दरवाजा खोला और तेजी से झांग बाओचन के विला के पीछे पहाड़ी क्षेत्र की ओर भाग गया, जबकि क्षतिग्रस्त ड्रोन उसी क्षेत्र की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। यानफेई इस बार सचमुच लापरवाह हो गया था। अंदरूनी जानकारी की तलाश में उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी और ड्रोन की ऊंचाई काफ़ी कम कर दी थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि झांग बाओचेन के पीछे के संगठन का कोई व्यक्ति उसके ऊंची उड़ान वाले ड्रोन अवतार पर कुर्सी से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर देगा। ड्रोन अवतार यानफी का सबसे बड़ा भरोसा था और स्वाभाविक रूप से वह इसे यूं ही नष्ट नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने ड्रोन को पहाड़ों की ओर उड़ने के लिए नियंत्रित किया और उसका वास्तविक शरीर भी उससे मिलने गया। सही सामग्री मुफ्त VB नवंबर LCM पर उपलब्ध है। जियाकांग ने देखा कि ड्रोन घायल तो था, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि वह लड़खड़ाते हुए उड़ रहा था। उसने ठंडी सांस ली, छलांग लगाई और तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। उसके घुटने थोड़े मुड़े ताकि भारी टक्कर का असर कम हो जाए, जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित रहा। फिर वह उस दिशा में भागा जिस दिशा में ड्रोन उड़ गया था। कमरे में झांग बाओचेन का चेहरा पीला पड़ गया था। हमेशा सतर्क रहने वाले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी निजी बातचीत ड्रोन द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि ड्रोन कब से गुप्त रूप से वीडियो बना रहा था या क्या रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन कुछ शब्दों के लीक होने के परिणामों के बारे में सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी। सही सामग्री FVAWN ओवल COM पर उपलब्ध है। ये सोचकर जहां बाओचेन ने तुरंत लैंडलाइन फ़ोन उठाया और विला के सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया कि वे जियाकांत का पीछा करें और ड्रोन का पीछा करें। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि ड्रोन पूरी तरह से नष्ट हो जाए और उसका स्टोरेज कार्ड बरामद करके उसे नष्ट कर दिया जाए। हो सके तो उन्हें ड्रोन को नियंत्रित करने वाले उस व्यक्ति को भी पकड़कर वापस लाना चाहिए। हालांकि झांग बाओचेन ने इंतजाम कर लिए थे, फिर भी वह थोड़ा बेचैन था। उसका विला उच्च सुरक्षा अलर्ट पर था, खासकर सूचना सुरक्षा को लेकर। विला डिस्ट्रिक्ट हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक बैरियर के नीचे रहता था, जिसका मतलब था कि वह अंदर भी बातचीत के लिए केवल लैंडलाइन फ़ोन का ही इस्तेमाल कर सकता था। माना जाता है कि विला डिस्ट्रिक्ट में बाहरी विद्युत चुंबकीय सिग्नल नहीं आने चाहिए। तो ड्रोन कैसे उड़कर आया और उन्हें फिल्माया? जैसे ही यानफेई का असली शरीर तेजी से जमीन पर दौड़ा, उसने क्षतिग्रस्त ड्रोन को भी नियंत्रित किया ताकि वह पीछे के जंगली पहाड़ों में उससे मिलने के लिए उड़ सके। ड्रोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वह टूटने ही वाला है। अगर यानफेई उसे सीधे नियंत्रित नहीं कर रहा होता तो वह कब का दुर्घटनाग्रस्त हो गया होता। जैसे ही ड्रोन पहाड़ों में उड़ा, 360 डिग्री निगरानी कैमरे ने अचानक जियाओ कांग को देख लिया, जो तेजी से जमीन पर उसका पीछा कर रहा था। जियाओ का दुबला पतला लग रहा था, उसकी सूरत सुस्त थी, मानो वह पूरी तरह से जागा ही ना हो, लेकिन जमीन पर हर कदम के साथ वह 5 मीटर की दूरी तय कर सकता था और 3 मीटर से भी ऊंची छलांग लगा सकता था। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। विला के बाहर की ऊंची दीवारें उसे मानो अस्तित्वहीन लग रही थी, क्योंकि वह आसानी से उन पर छलांग लगा रहा था। ड्रोन ऊपर सीधी रेखा में उड़ रहा था, जबकि वह नीचे उबड़-खाबड़ जमीन पर उसका पीछा कर रहा था। फिर भी वह उनके बीच की दूरी कम कर रहा था। हालांकि क्षति के कारण ड्रोन की गति काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि जियाकांत कितना तेज था। जियाकांत का शारीरिक कौशल देखकर यानफेई बहुत चौंक गया। पहली बार उसका सामना ऐसे दुर्ज व्यक्ति से हुआ था। अचानक उसके मन में मार्शल आर्ट्स मास्टर शब्द आया। क्या मार्शल आर्ट्स मास्टर उपन्यासों और फिल्मों के काल्पनिक पात्र नहीं होते? वे वास्तविकता में कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में सचमुच मार्शल आर्ट्स मास्टर्स हो? यानफेई जमीन पर तेजी से दौड़ रहा था।
2 बदलावों के बाद उसकी शारीरिक स्थिति पहले से 4 गुना बेहतर हो गई थी। एक बार जब वह पूरी गति से दौड़ने लगा तो उसकी गति लगभग बवंडर जितनी हो गई। जियाकान से बस थोड़ी ही धीमी। उसने अपने ड्रोन अवतार को नियंत्रित करके अपनी जगह की ओर उड़ान भरी, इस उम्मीद में कि वह उसे दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही रोक लेगा और जियाकांत के हाथों में पड़ने से बचा लेगा। आखिरकार यानफेई जंगल में दाखिल हुआ और ड्रोन अवतार ने भी हवा से उसका असली शरीर देखा। फिर वह यानफेई के स्थान की ओर उड़ने लगा। ड्रोन अवतार को अपनी ओर लड़खड़ाते हुए आते देख यानफेई बेहद घबरा गया। उसे डर था कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। उसने तय किया कि ड्रोन को वापस पाकर वह तुरंत पहाड़ के नीचे अपनी कार में वापस आ जाएगा और फिर उस इलाके से निकल जाएगा। ड्रोन की चोटों के बारे में उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आधी रात होते ही वर्चुअल कंट्रोल स्क्रीन पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाती और रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ड्रोन की सारी चोटें अपने आप ठीक हो जाती और वह बिल्कुल नया जैसा हो जाता। ड्रोन ने आज रात काफ़ी विस्फोटक खबरें कैद कर ली थी और अगर उसने वांग शहो की असली पहचान उजागर करते हुए वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया तो उसके खिलाफ ऑनलाइन हमले अचानक बंद हो जाएंगे और रहस्यमय संगठन के साथ झा बाओचुन का जुड़ाव ही उसे राज्य सुरक्षा द्वारा चाय पीने के लिए आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा। शायद फिर कभी नजर ना आए और इस बार कोई भी उसकी गलती नहीं मानेगा। इस तरह यानफी अपनी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर लेगा। और जैसे ही ड्रोन यानफी के सामने उतरने ही वाला था, अचानक दूर से एक पत्थर उछल कर आया और लड़खड़ाते ड्रोन अवतार के ठीक बीचों बीच लगा। ड्रोन अवतार की शक्ति कम होते ही एक कर्कश ध्वनि निकली और फिर वह और टिक ना सका और नीचे गिर पड़ा। ड्रोन अवतार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यानफी को पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। हालांकि वह जल्दी ही गायब हो गया। उसे एहसास हुआ कि पत्थर जरूर जियाकांग ने फेंका होगा जो उसके पीछे चल रहा था। उसे पता नहीं था कि जियाकांग ने कैसे अभ्यास किया था, लेकिन पत्थर न केवल दूर था बल्कि अविश्वसनीय रूप से सटीक भी था। गनीमत रही कि जिस जगह ड्रोन गिरा वही आनफेरी के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था। वह जल्दी से दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ा, जहां उसने देखा कि ड्रोन एक बड़े पेड़ की चोटी से टकरा गया था और उसका ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि वह टूटा नहीं था, लेकिन स्टैंड बाय मोड में था और अब उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। वह दौड़ा, अपने हाथों और पैरों से पेड़ पर चढ़ा, ड्रोन को नीचे उतारा और फिर नीचे कूद गया। यानफेई अभी भी हवा में ही था कि उसकी आंख के कोने से एक धुंधली सी झलक दिखाई दी, जैसे एक आकृति अचानक अंधेरे से बाहर निकली हो और अपना पैर इधर उधर घुमा रही हो। यानफेई ने बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस आकृति ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। उसके पेट से तेज दर्द की लहर उठी और यानफेई जोर से दहाड़ा और उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। फिर उस जबरदस्त ताकत से वह उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर पीछे की ओर तेजी से उछलकर एक और बड़े पेड़ के तने से टकराया। फिर वह कमजोर होकर नीचे गिरा और जमीन पर निश्चल पड़ा रहा। एक छोटी सी मुठभेड़ में यानफेई को अचानक से चौंका दिया गया और उसे गंभीर चोटें आई, जिससे उसकी युद्ध शक्ति चली गई। उसके अनुभव की कमी और किसी भी युद्ध पृष्ठभूमि के अभाव ने इसमें योगदान दिया। उसे कभी पता ही नहीं था कि दुनिया में मार्शल आर्ट के उस्ताद सचमुच मौजूद है। इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वह आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। हालांकि उसके शरीर में अपार शक्ति थी, लेकिन उसे इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी कुशल गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी आसानी से घायल हो गया। ये देखकर कि यानफे हिल नहीं पा रहा है, वह आकृति आखिरकार स्थिर हो गई। मन चांदनी में यह कोई और नहीं बल्कि जियाकांगी ही था, जिसने उसे कमरे से बाहर खदेड़ा था। इस समय उसका शरीर तनावग्रस्त था। उसकी मांसपेशियां किसी खूंखार बाघ की तरह फड़क रही थी जो झपटने को तैयार हो, और हालांकि वह अभी भी दुबला पतला दिख रहा था, वह एक विशालकाय व्यक्ति जैसा लग रहा था, जिससे उसे देखने वाला हर कोई डर जाता था। यानफेई को बेसुध पड़ा देखकर जियाकान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अचानक यानफेई की ओर तेजी से बढ़ते हुए उसने एक और लात मारी, जिससे यानफेई हवा में ऊंचा उड़ गया। उसका शरीर हवा में लड़खड़ा गया और उसने जोर से खून उगल दिया। फिर एक बार फिर जमीन पर गिरा और बिना हिले धुले कई बार लुढ़का। अनुभवहीन यानफेई के विपरीत जियाकांग जियांगू का सच्चा अनुभवी था। अपनी ताकत पर भरोसा होने के बावजूद वह अंध आशावाद से दूर रहता था और अपने दुश्मनों के प्रति हमेशा सतर्क रहता था। इसी वजह से वह अचानक हमला कर सकता था और किसी भी गतिहीन प्रतिद्वंदी को तब लात मार सकता था जब उसे इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। यानफेई पर दूसरी बार हमला करने और कोई प्रतिक्रिया न देखने के बाद जियाकांग आखिरकार पूरी तरह शांत हो गया। वह यानफेई के पास गया, जो अभी भी ड्रोन को अपनी बाहों में पकड़े हुए था, नीचे झुका और उसे ले गया। यह उस क्षण था जब यानफेई ने अचानक अपनी आंखें खोली और जियाओका को बुरी तरह घूरने लगा। जियाकांग चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। उसने तुरंत ड्रोन फेंक दिया और तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इतनी नज़दीकी से उसकी हरकतें यानफेई जितनी तेज नहीं थी। यानफेई की बाहें बिजली की तरह फैल गई। जियाकांग के पीछे चक्कर लगाते हुए आपस में जुड़ गई।
फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिया खान को अपनी गिरफ्त में जोर से जकड़ लिया। यानफेंग गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपने शरीर में एक रहस्यमय शक्ति के परिवर्तन के कारण युद्ध क्षमता से पूरी तरह वंचित नहीं था। जब उसे पता चला कि जिया कांग एक मार्शल आर्ट मास्टर है तो वह जानता था कि वह अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने मृत होने का नाटक करते हुए उसके साथ खेला। ऐसा करके ही वह अप्रत्याशित रूप से जिया खान के करीब पहुंच सका और अपने शरीर की दुर्द शारीरिक स्थिति का उपयोग करके उससे जूझ सका। यही उसके बचने का एकमात्र मौका था, अन्यथा एक कुशल मार्शल आर्ट मास्टर के साथ आमने सामने की लड़ाई में अपने मजबूत शरीर के साथ भी यानफेई को पीट पीट कर मार डाला जाता। यानफेई को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ इतना सतर्क होगा। यानफेई के बेसुध पड़े रहने पर भी एक अतिरिक्त किक मारेगा और कोई हलचल ना देखकर ही उसके पास आएगा और यानफेई भी समझ गया कि यह एक नाजुक पल था। दर्द सहते हुए और बिना किसी प्रतिक्रिया के वार सहते हुए जिया कांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि यानफेई की शारीरिक स्थिति इतनी मजबूत है। आम लोगों से कहीं ज़्यादा वह 2 बार घायल हो चुका था, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह से कम नहीं हुई थी। जिया कांग यानफेई की चोटों का अंदाजा एक आम इंसान की सहनशक्ति के हिसाब से लगा रहा था और इस तरह यानफेई के झांसे में आ गया। यानफेई खड़ा हो गया और उसने जिया कांग को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और अपनी बाहों को जोर से अंदर की ओर भी लिया। जिया कांग का पूरा शरीर असहनीय दर्द से जकड़ गया था और छोटा होने के कारण यानफेई ने उसे जमीन से उठा लिया, जिससे वह बिना किसी सहारे के रह गया और उसकी बाहें फंस गई, जिससे वह हिल डुल नहीं पा रहा था और उसकी मार्शल आर्ट की कला बेकार हो गई थी। यानफेई ने जिया कांग को अपनी बाहों में भर लिया और फिर पूरी ताकत से उसे भी लिया। जिया कांग ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फ्राइवे बीन सीएम जैसे ही यानफेई की बाहें कसी, जिया कांग के शरीर की हड्डियां चटकने लगी और उसके फेफड़ों में हवा कम होती गई। जिया कांग को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। तभी जिया कांग ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और अचानक आगे की ओर झपटा, जिससे यानफेई के चेहरे पर जोरदार झटका लगा। यानफेई के चेहरे पर तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसे तारे दिखाई देने लगे और चक्कर भी आने लगा, जिससे वह लगभग गिर पड़ा। लेकिन यानफेई जानता था कि यह जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने खुद को जगाने और जागने के लिए मजबूर किया। उसने न सिर्फ गिरना नहीं छोड़ा बल्कि उसे और भी मजबूती से थामे रखा। जिया कांग का सिर का झटका बेसर रहा लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और दूसरे प्रयास के लिए तैयार हो गया। लेकिन यानफेई ने सबक सीख लिया था और अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया, जिया कांग की पहुंच से दूर, जिससे जिया कांग के लिए एक और सिर मुक्का मारना नामुमकिन हो गया। हालांकि इससे यानफेई की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई और जिया कांग ने अपने व्यापक अनुभव के साथ तुरंत अपने पैरों के पास थोड़ी जगह बना ली। उसने अपने पैर के सिरे से नीचे की ओर झटका मारा जो यानफेई के पैर पर लगा। यानफेई को अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ और वह लगभग छूट गया। हालांकि वह अभी भी जिया कांग से चिपका हुआ था। उसकी पकड़ कमजोर होने लगी। उसकी लात की प्रभावशीलता देखकर जिया कांग ने दूसरी लात मारी। यानफेई के पैर पर फिर से चोट लगी और तेज दर्द के कारण उसकी पकड़ और भी कमजोर हो गई। जैसे जैसे ये कम होती गई, जिया कांग की गतिशीलता का दायरा भी बढ़ता गया। इस बिंदु तक यानफेई को एहसास हो गया था कि अब वह जिया कांग के शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकता। अगर जिया कांग छूट जाता तो स्थिति तुरंत उसके खिलाफ हो जाती और संभवतः जिया कांग उसे पीट पीट कर मार डालता। लेकिन यानफेई मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से आसपास का जायजा लिया और पास ही एक नुकीला पत्थर देखा। उसी समय जिया कांग के तीसरे वार ने उसके पैर पर फिर से वार किया। यानफेई ने उसे जाने नहीं दिया। उसने तेज दर्द सहा और अपनी बाहें अभी भी जिया कांग को पकड़े हुए उस पत्थर की ओर जोर से पटक दिया। जब दोनों आदमी पत्थर से टकराए तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसका नुकीला किनारा जियाओ खान की पीठ पर लगा। जियाओ खान को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी ताकत पल भर में खत्म हो गई और वह अब और विरोध करने में असमर्थ हो गया। यानफेई ने देखा कि जिया खान का प्रतिरोध कम हो गया है और वह बहुत खुश हुआ। वह पीछे हटा और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। नुकीला पत्थर एक बार फिर जिया कांग की पीठ पर लगा। जिया कानंद का शरीर फिर से नुकीला पत्थर लगने से सहर उठा। हालांकि यानफेई को आश्चर्य हुआ जब दूसरी बार नुकीले पत्थर से वार करने के बाद जिया कांग गुस्से से फट पड़ा। उसके भीतर एक अपार शक्ति उमड़ पड़ी, लगभग इतनी प्रबल कि वह यानफेई की बाहों से छूटने को तैयार था। स्तब्ध यानफेई जिया कांग को एक बार फिर नुकीले पत्थर पर पटकने ही वाला था कि जिया कांग ने जोरदार संघर्ष किया। उस अपार शक्ति ने यानफेई को नुकीले पत्थर से दूर धकेल दिया। यानफेई इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि जिया कांग की मांसपेशियां जोर से कांपने लगी। ये कंपन उसके अपने शरीर में भी फैल गया, जिससे उसकी मांसपेशियां भी बेकाबू होकर कांपने लगी, जिससे उसका शरीर कुछ हद तक निष्क्रिय हो गया। उसके हाथ फिर से ढीले पड़ने लगे। घबराए हुए यानफेई को समझ नहीं आ रहा था कि जिया कांग क्या तरीका अपना रहा है।
उसने जल्दी से इधर उधर देखा और एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां टकराना था और उसका प्रभाव पहले से कहीं ज़्यादा जोरदार था। जिया कान पहले से ही यानफेई द्वारा उसे नुकीले पत्थर की ओर धकेले जाने के लिए तैयार था, इसलिए उसने इस अचानक हमले की उम्मीद नहीं की थी। फिर उसका शरीर एक बड़े पेड़ से जोर से टकराया और साथ ही एक और भी तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि एक नुकीली पेड़ की टहनी उसकी पीठ में घुस गई है। पता चला कि यानफेई ने पेड़ के तने पर नुकीली शाखाएं देख ली थी। उसने जियान को उस शाखा से टकरा दिया था और वह शाखा भाले की तरह जियाओकान के शरीर में घुस गई थी, जिससे उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। इस बार जियाकान को गंभीर चोट लगी थी। वह सचमुच गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसने पहले तो सोचा था कि यानफेई कोई मामूली चोर है जिसे वह हाथ हिलाकर आसानी से ढेर कर सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका विरोधी उसे इतनी परेशानी देगा और इतनी गंभीर चोट भी पहुंचाएगा। जियाकान गंभीर रूप से घायल हो गया था और यानफेई फिर से वार करने ही वाला था कि अचानक जियान ने अपनी जीभ काट ली और यानफेई की ओर एक रक्त बाण थूक दिया। यानफेई चौंक गया। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसकी आंखों में रक्त बाण लग गया। उसकी आंखों में तेज दर्द हुआ और फिर उसकी आंखों के गड्ढों में खून बहने लगा, जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो गया। जियाकान ने आत्मक क्षति का प्रयोग करके यानफेई को अंधा कर दिया और एक बार फिर यानफेई की पकड़ से छूटने के लिए अपनी भयंकर शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि यानफेई देख नहीं सकता था, लेकिन वह जियाकान की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। अगर जियाकान बच निकलता तो यानफेई का नाश हो जाता, इसलिए उसने हिम्मत जुटाए जियाकान को जोर से पकड़ लिया और जमीन पर गिरकर लौटने लगा। वे सीधे एक नुकीली चट्टान पर गिर पड़े। यानफेई जो कुछ देर के लिए अंधा हो गया था, उसे इसका पता ही नहीं चला और लुढ़कने के बाद उसका शरीर उस नुकीले पत्थर से बुरी तरह टकराया। दोनों का कुल वजन लगभग 300 किलोग्राम था और जिस तेजी से वे लुढ़क रहे थे उससे टक्कर का बल बहुत ज़्यादा था। इस भीषण टक्कर से यानफेई लगभग बेहोश हो गया और तभी उसे एहसास हुआ कि जियाकान को कितनी गंभीर चोटें आई होंगी। जियाकान ने यानफेई की शक्ति अचानक कमज़ोर महसूस की और प्रसन्नता से भर गया, लेकिन तभी वह खुद एक नुकीली शाखा से जोर से टकराया जो उसके शरीर में एक बार फिर चुभ गई, जिससे उसके घाव और भी गहरे हो गए। उसकी अपनी शक्ति भी कम होने लगी। फ्राई वेब नोवेल COM वे पहाड़ों में थे जहां जमीन उबड़ खाबड़ थी। उभरी हुई नुकीली चट्टानों और पेड़ों की चुती शाखाओं से भरी हुई लुढ़कते हुए दोनों आदमी लगातार इन नुकीले पत्थरों और नुकीली शाखाओं से टकरा रहे थे, जिससे उनके शरीर पर अनगिनत घाव हो गए। उनकी चोटों से खून बह रहा था, जिससे जिस रास्ते पर वे लुढ़क रहे थे वह गहरे लाल रंग का हो गया था। यानफेई का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन उसकी दृष्टि धीरे धीरे वापस आ रही थी और वह अपने आसपास कुछ आकृतियां देखने लगा था। यानफेई की हालत बहुत खराब थी, लेकिन जियाकान की हालत तो और भी खराब थी। आखिरकार यानफेई ने जियाकान को पकड़ रखा था और पहल कर रखी थी। जैसे ही उसकी नज़र ठीक होने लगी, उसने जानबूझकर लुढ़कते हुए बड़े पत्थरों से दूरी बना ली। जियाकान निष्क्रिय स्थिति में होने के कारण कठोर पत्थरों से टकराता रहा और यानफेई से भी ज़्यादा नुकसान झेलता रहा। इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया जियाकान का संघर्ष कमज़ोर होता गया। दोनों आदमी जमीन पर एक दूसरे को कसकर गले लगाए लौटते रहे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अचानक आगे एक चट्टान आ जाएगी। यानफे समय रहते रुक नहीं सका, इसलिए जियाकान को पकड़े हुए वे चट्टान से नीचे लुढ़क गए। सौभाग्य से चट्टान ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लगभग 10 मीटर, लेकिन 10 मीटर की ऊंचाई पर भी गिरने से उनके शरीर के अंग फट गए। सौभाग्य से जमीन से टकराने से पहले यानफे जियाकांत को अपने नीचे पलटने में कामयाब रहा। जियाकांत को तकिए की तरह इस्तेमाल करके उसने और भी गंभीर चोट से बचा लिया। गिरने का असर इतना जबरदस्त था कि यानफे अब जियाकांत को रोक नहीं सका। उसने उसके हाथ छोड़ दिए और आखिरकार दोनों अलग हो गए। चट्टान के नीचे एक लंबी ढलान थी जहां से वे खुद को लगातार नीचे गिरने से नहीं रोक पाए जब तक कि यानफे एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक नहीं गया। जियाकांत लुढ़कता रहा और एक खाई के तल पर बिना हिले धुले रुक गया। यानफे पेड़ से टिक गया। उसे तारे दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितनी चोटें लगी हैं या कितना खून बह गया है। उसे सांस लेने में काफ़ी देर लगी। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता रहा। तभी उसने देखा कि जियाकांत भी नीचे खाई में किसी तरह खड़ा हो गया है। बुरी तरह घायल यानफेई के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी जियाकांत, जिसकी चोटें यानफेई से कहीं ज़्यादा गंभीर थी, खड़ा था, जिससे यानफेई उसकी अदम्य इच्छाशक्ति की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जियाकांत बिल्कुल लाचार लग रहा था। उसकी पहले जैसी भयावह उपस्थिति गायब थी। उसका शरीर फटा हुआ और क्षत-विक्षत था। हर जगह जख्म थे। उसका चेहरा खून से लथपथ, पहचान से परे, मानो वह खून से बना कोई आदमी हो। लेकिन उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वह यानफेई को भूल रहा था और फिर उसकी ओर चढ़ने लगा। यानफेई हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जियाकांत की जिंदादिली इतनी जिद्दी होगी।
इतनी गंभीर चोटों के बावजूद सक्रिय रहेगी और फिर भी उस पर हमला करने पर आमादा रहेगी। वह मुड़ा और ढलान पर चढ़ने लगा। जिया कांग अपनी घायल अवस्था में भी भयावह ऐसा व्यक्ति था जिसे यानफेरी का मारने की हिम्मत नहीं कर सका। सहज रूप से वह उनके बीच जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखना चाहता था। आखिरकार उसके पास पलटवार करने की कोई क्षमता नहीं बची थी और अब जब जिया कांग आज़ाद था तो कोई नहीं जानता था कि वह अब क्या कर सकता है। जिया कांग ने कुछ किया और कुछ समय तक स्वस्थ रहने के बाद उसके घाव तेजी से भरने लगे। घाव के गहरे हिस्से सिकुड़ने लगे और खून बहना बंद हो गया। समय बीतने के साथ उसके घाव जल्दी भरने लगे। आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ और ऊपर की ओर दौड़ने लगा। यानफे स्तब्ध था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत के कगार पर खड़ा जिया कांग अचानक कैसे जिंदा दिल हो गया। यह उसकी कल्पना से परे था। जिया कांग तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा और तेजी से अपने और यानफेई के बीच की दूरी कम करता गया। यानफेई चिंतित था, लेकिन इस समय तक उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी और वह आगे चढ़ने में असमर्थ था। अचानक यानफेई ने नीचे एक बड़ा गोल पत्थर देखा। हवा और बारिश से जज यह विशाल पत्थर कटोरे के मुंह जितना मोटा केवल एक हिस्से से जड़ा हुआ था। उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने शरीर को सिकुड़कर नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर दिया। यानफेई का शरीर तेजी से नीचे की ओर लुढ़का गति पकड़ते हुए और फिर उस गोल पत्थर से जोर से टकराया। टक्कर के जबरदस्त बल ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। यानफेई की टक्कर से वह प्राचीन पत्थर जिसका अस्तित्व अज्ञात युगों से था नीचे की ओर लड़खड़ा गया। यानफेई ने सांस रोककर उसे अपनी जगह पर वापस आते देखा। जैसे ही यानफेई के दिल में निराशा छा गई, पत्थर फिर से लड़खड़ाने लगा और इस हलचल के साथ कटोरे के मुंह जितना बड़ा उसका आधार टूट गया। अपनी जड़ जमाए बिना पत्थर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। नीचे एक कीप के आकार का गड्ढा था। पत्थर नीचे गिरते ही जियाकांत के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही वह तेज गति से नीचे उतरा, जियांत के हाव भाव में आखिरकार बदलाव आया। उसने ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह पत्थर के ऊपर से कूद जाएगा, लेकिन वह चुप गया। एक चीख के साथ जियाकांत आखिरकार नीचे बह गया। पत्थर उसके ऊपर से लुढ़कता हुआ खाई की तलहटी में चला गया, जहां वह एक जोरदार धमाके के साथ गिरा जिससे धूल का एक गुबार उठा। यानफेई ने उस विशाल पत्थर को जबरदस्त जोर से लुढ़कते देखा तो उसका दिल दहल गया। जियाकांत चट्टान के नीचे कुचलकर गोदे में बदल गया था। वह निश्चित रूप से बच नहीं सकता था। कहा जा सकता है कि जियाकांग वह पहला व्यक्ति था जिसे यानफेई ने अपने जीवन में मारा था, लेकिन इस समय उसके दिल में कोई खास बेचैनी नहीं थी। आखिरकार उस आदमी ने बिना किसी चेतावनी के उस पर छिपकर हमला किया था और उसे मारने की कोशिश भी की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। ऐसे व्यक्ति का वर्णन केवल एक ही शब्द में किया जा सकता है, दुश्मन का सामना होने पर यानफेई को स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से जवाब देना था, वरना अगर जियाकानंग नहीं मरता तो वह मर जाता। यानफेई किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, अपने दुश्मनों पर दया दिखाने को तैयार नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि दुश्मन पर दया करना अपने प्रति क्रूरता है। इसके अलावा जियाकांत के जबरदस्त प्रदर्शन ने यानफेई को आशंकित कर दिया था। यही वजह थी कि उसे मारने में उसके पास कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं थी। हालांकि जियाकांत की लाश देखकर यानफेई अभी भी कुछ भावुक हो गई। जीवन कितना क्षणभंगुर है। एक पल में एक व्यक्ति जीवन से भरपूर हो सकता है और अगले ही पल वह सड़े हुए मांस का ढेर बन जाता है। तो जीवन का सार क्या है? वह शरीर क्या है जो जीवन धारण करता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यान जमीन पर लेटा हुआ था, अपनी ताकत वापस पा रहा था और जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार कर रहा था। ढलान पर पत्थर से कुचला हुआ मांस का ढेर अचानक हिला और फिर मलबे से एक हाथ निकला जो जमीन पर जोर से दबा रहा था। फिर एक दूसरा हाथ भी दिखाई दिया जो जमीन पर दबा रहा था। दोनों हाथों के सहारे मांस के उस ढेर से एक सिर उठा। ये वास्तव में जियाकांत का सिर था और चमत्कारिक रूप से वह ऐसी किसी यातना से नहीं मरा था, लेकिन जियाओ का बहुत ही भयानक लग रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, मांस फट गया था जिससे कुछ जगहों पर हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसकी नाक गायब थी, उसकी एक आंख फूट गई थी, उसके लगभग सभी दांत गायब थे और उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी छाती से एक टूटी हुई पसली बाहर निकली हुई थी, उसका पेट फटा हुआ था, उसकी रंगीन आंतें बाहर निकली हुई थी, उसके पैर एक विचित्र कोण पर मुड़े हुए थे, जाहिर तौर पर टूटे हुए। अपनी बची हुई आंख से एक भयंकर चमक के साथ जियाकांग ने मुंह से टपकते खून की परवाह किए बिना यानफेई को घरा। अपनी बाहों से खुद को घसीटते हुए वह यानफेई की ओर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और पीछे खून के निशान छोड़ता हुआ मानो नर्क से लौटा कोई प्रतिशोधी भूत हो। यानफेई को झटका लगा और उसका शरीर सिहर उठा। अगर उसे अपने शरीर में दर्द साफ महसूस नहीं हो रहा था तो शायद उसे लगा होगा कि वह सपना देख रहा है, क्योंकि यह बिल्कुल अकल्पनीय था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जियाकांत किस स्तर का मार्शल आर्ट मास्टर है, जिसकी जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह इतनी दूर तक जीवित रह सकता था।
इसने यानफेई के विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से उलट दिया। जिया कान के उस पर छिपे हमले के बाद से यानफेई लगातार घायल हो रहा था और यह चोटें हल्की नहीं थी। वह जिंदगी और मौत के संघर्ष में खुद को तब तक डटे रहने के लिए मजबूर करता रहा जब तक कि जिया कान उस पत्थर से कुचलकर पूरी तरह से शांत नहीं हो गया। उस आराम के कारण वह अब और ताकत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए इस समय यानफेई पूरी तरह से थक चुका था और हिल भी नहीं पा रहा था। बस जियान को रेंगते हुए अपनी ओर आते हुए देख पा रहा था। शियाओ खान घृणा से भर गया और वही यानफेई की ओर रेंगने लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी तथा उसके दांतों से एक भयानक हंसी निकल रही थी। जैसे ही यानफेई ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु को स्वीकार कर लिया, एक रहस्यमय शक्ति अचानक उसके शरीर में प्रवाहित हुई। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उसे लगा कि उसका ड्रोन अवतार फिर से सक्रिय हो गया है। उसे तुरंत एहसास हुआ कि आधी रात बीत चुकी होगी। ड्रोन का डाटा ताज़ा होने लगा और उस रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में ड्रोन पूरी तरह से ठीक हो गया और उसकी युद्ध शक्ति पुनः बहाल हो गई। उस रहस्यमय शक्ति के अवशिष्ट प्रभावों ने यानफेई पर भी काम किया। उसके गंभीर रूप से घायल शरीर की ऐसी मरम्मत की जिसे वह समझ नहीं पाया। निर्णायक क्षण में यानफेई का तुरुप का पत्ता फिर से सक्रिय हो गया। उसके नियंत्रण में नवनिर्मित ड्रोन तेजी से ऊपर चढ़ा और उस ढलान की ओर उड़ गया जहां यानफेई और शियाओ कान का भीषण युद्ध हुआ था। जियाओ का रेंगते हुए यानफेई की ओर बढ़ता रहा और जैसे ही वह उसकी तरफ बड़ा क्रूरता से मुस्कुराता हुआ और यानफेई का गला घोटने के लिए अपने लगभग कंकाल जैसे हाथ बढ़ा रहा था, यानफेई का ड्रोन अवतार आखिरकार वहां पहुंच गया। यानफेई के नियंत्रण में ड्रोन हवा में मरदरा रहा था। उसकी स्टील बॉल गन घूम रही थी और तेजी से जियाओ का पर निशाना साध रही थी। तभी यानफेई के एक विचार से स्टील बॉल गोलियों की एक श्रृंखला चल पड़ी जो जियाकान के शरीर पर लगी। स्टील बॉल बुलेट्स में भले ही आम गोलियों जैसी भेदक तीक्ष्णता ना हो, लेकिन उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही तेज रफ्तार वाली स्टील बॉल बुलेट जियाकांत के शरीर से टकराई वे उसके शरीर में धंस गई और खून की बौछार के साथ फूट पड़ी। अचानक हुए हमले से जियाकांत को भारी नुकसान पहुंचा। उसने यानफी पर हमला करना छोड़ दिया और दर्द से चीखने लगा। जमीन पर आगे पीछे लौटने लगा। स्टील बॉल बुलेट्स के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। उसका जर्जर शरीर देखने में बेहद दयनीय था। अजीब बात यह थी कि उस दर्दनाक चीख के बावजूद उसके चेहरे पर अभी भी वह अजीब सी मुस्कान थी जो एक खौफनाक दृश्य बना रही थी। यानफेई ने अनसुना करते हुए जमीन पर पड़े जिया खान पर स्टील बॉल गोलियां बरसाना जारी रखा। अचानक एक गोली जिया खान के दिल में लगी। वह जोर से चीखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। बिना हिले डुले यानफे जियाकान की अदम्य ऊर्जा से घबराकर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जियाकान सचमुच मर चुका है। उसने जियाकान पर दर्जनों और स्टील बॉल गोलियां दागी जब तक कि उसका सिर फट नहीं गया। जियाओ कांगान का सिर फट गया और उसकी एक आंख यानफेई के चेहरे पर आग गिरी जिसे यानफेई ने घृणा से फेंक दिया। जब जिया कांग शांत लेटा रहा तभी यानफेई को आखिरकार यकीन हुआ कि जिया कांगान सचमुच मर चुका है। अगर कोई इंसान बिना सिर के जिंदा रह सकता है तो यानफेई के पास कहने को कुछ नहीं होता। ड्रोन की हवाई नज़र से यानफेई अपनी जर्जर हालत साफ देख सकता था। वह तो बस एक आम नागरिक था और ड्रोन अवतार पाने और तथाकथित वीरतापूर्ण कार्य करने के बाद भी उसका सामना सिर्फ छोटे मोटे किरदारों से ही हुआ था जो ज़्यादा से ज़्यादा मजाक जैसे ही थे। वह इतना भयानक खून से लथपथ जीवन मरण का संघर्ष कैसे झेल पाया? लगातार जिंदगी और मौत की परीक्षा का सामना करते हुए अगर जिया खान की नज़र और यानफेई के तुर के पत्ते का समय पर असर ना होता तो वह जंगल में चुपचाप मर जाता। जिया कान का शरीर बुरी तरह क्षतविकत हो चुका था। उसका एक भी अंसलामत नहीं बचा था और उसका फटा हुआ सिर उसे सचमुच खौफनाक बना रहा था। जिया कान की भयावह हालत देखकर यानफेई को अचानक मतली आने लगी। लगभग उल्टी आने लगी, लेकिन उसने उसे जोर से दबा दिया। उसकी पहली हत्या के दुष्परिणाम आखिरकार सामने आ ही गए थे। वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत करने लगा और खुश था कि यह एहसास जल्दी ही दूर हो गया। यानफेई क्षण भर के लिए लकवाग्रस्त हो गया। केवल जमीन पर लेटा रह सका। ड्रोन अवतार के मेजबान होने के नाते उस रहस्यमय शक्ति ने उस पर भी काम किया और उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। ठीक होने की इस गति ने उसे भी चकित कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में उसके शरीर के घावों से खून बहना बंद हो गया और वह उठकर चलने फिरने में भी सक्षम हो गया। इस समय झांग बाउचन द्वारा शियाकांग और ड्रोन की तलाश के आदेश प्राप्त सुरक्षाकर्मी भी एक एक करके पहुंच गए थे। लड़ाई के निशानों का पीछा करते हुए वे पास की ढलान पर पहुंच गए, जहां आकाश में ड्रोन अवतार ने पहले ही उनके घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़ते हुए फुटेज रिकॉर्ड कर लिए थे। यानफे हालांकि अब हिलने डुलने में सक्षम था, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम बची थी। घटनास्थल पर और रुकने की हिम्मत ना होने पर उसने जल्दी से अपने पीछे छोड़े कुछ निशान मिटा दिए। हालांकि ऐसी कई चीजें थीं जिन्हें वह इतने कम समय में मिटा नहीं सकता था।
फिर भी वह अभी इतना ही कर सकता था। अंत में जियाकान की क्षत विक्षत लाश को भी सार्वभौमिक अंतरिक्ष में फेंक दिया गया ताकि बाद में समय मिलने पर उसका निपटारा किया जा सके। सुरक्षाकर्मी यानफेई पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और उसके पास वहां से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आकाश में ड्रोन अवतार के मार्गदर्शन में वह चुपके से सुरक्षाकर्मियों से बचता हुआ उनके घेरे में से एक छेद से निकलकर जंगल से निकलकर पहाड़ की तलहटी में अपनी मिनी वेन में वापस आ गया। गाड़ी के अंदर से यानफेई साफ देख सकता था कि झांग बाओचिन के विला में चहल पहल थी। हर जगह रोशनी टिमटिमा रही थी। यानफेई ने झा बाओचिन की परवाह नहीं की। सबसे पहले उसने अपने शरीर से खून साफ किया और अपने जख्मों पर पट्टियां बांधी। फिर उसने ब्रह्मांड में तैयार किए गए साफ कपड़े निकाले और उन्हें पहन लिया। उसने अपने खून से सने कपड़े ब्रह्मांड में फेंक दिए और ध्यान से खुद की जांच की जब तक उसे यकीन ना हो गया कि उनमें कोई खास कमी तो नहीं रह गई है। आखिरकार यानफेई ने ड्रोन अवतार वाला बक्सा लेकर अपनी मिनी वेन चलाए और घर की ओर चल पड़ा। शायद उसकी बदकिस्मती का दौर खत्म हो गया था क्योंकि इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। सफ़र सुहाना रहा और घर तक कोई अनहोनी नहीं हुई। घर पहुंचकर यानफेई को बहुत थकान महसूस हुई और काफ़ी खून बहने से उसकी हालत कुछ बिगड़ गई। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, आंखें बंद कर ली और बेहोश हो गया। freeweekbnol.com यानफेई को मूर्छा की हालत में कई चीज़ें अनुभव हुई और अनगिनत जानकारियां मिली। उसके मन में घटनाओं की एक विचित्र श्रृंखला उभर रही थी। समय बीतता गया और यानफेई अचानक चौंक कर जाग गया। उसने आंखें खोली और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उसका शरीर पट्टियों में बंधा हुआ था। उसके हाथ के पिछले हिस्से में इंजेक्शन के लिए एक आईवी सुई लगी थी और उसके शरीर का दर्द और कमजोरी पूरी तरह से गायब हो गई थी। वार्ड बिल्कुल सफ़ेद था और खिड़की के बाहर धूप खिली हुई थी। हवा ताजी थी। खिड़की के सामने एक महिला नर्स एकदम सफ़ेद वर्दी में खड़ी थी। नज लंबी और खूबसूरत थी। उसका मासूम चेहरा जवानी की चमक से दमक रहा था। वह खिड़की पर गमलों में लगे पौधों की देखभाल कर रही थी और उन्हें पानी के डिब्बे से पानी दे रही थी। नस ने चेहरे पर कोमल मुस्कान लिए पौधों को देखा। उसके चेहरे पर सुबह की रोशनी एक अद्भुत सुंदरता बिखेर रही थी। इस खूबसूरत नस को देखकर यानफेई मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई, मानो उसे पहली नज़र में ही नस से प्यार हो गया हो। उसे नस बेवजह पसंद आ गई थी। जैसे ही यानफेई का दिल तेजी से धड़कने लगा, वो प्रेम के विचारों में खो गई। सुंदर नस ने पानी का डिब्बा नीचे रख दिया, पौधों को वापस उनके स्थान पर रख दिया और वार्ड से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। घबराहट में नस का नाम ना जानते हुए यानफेई ने अचानक कहा, ओम कृपया एक क्षण रुके। अफसोस खूबसूरत नस ने यानफेई की बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह सीधे उसके बिस्तर के पास से गुजरी, दरवाज़ा खोला और जाने ही वाली थी उत्तेजित होकर और इस डर से कि वह नस को फिर कभी नहीं देख पाएगा। यानफेई चिल्लाया, रुको मत जाओ। दुर्भाग्य से सुंदर नस ने अभी भी यानफेई पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर चली गई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, कमरा अंधेरे में डूब गया। चौंक कर यानफेई चिल्लाते हुए उठ बैठा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह घर पर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और पसीने से तरबतर है। वह साफ सुथरा वार्ड, वह खूबसूरत नस, ये सब तो बस एक सपना था। यानफेई को एहसास हुआ कि वह सपना देख रहा था और उसने एक गहरी सांस ली जो अप्रतिम पश्चाताप से भरी हुई थी। वास्तव में केवल सपनों में दिखाई देने वाली स्त्रियां ही निर्दोष होती हैं। वे ही पुरुष का सच्चा प्यार होती हैं और तथाकथित पहली नज़र के प्यार का कारण होती हैं। अन्यथा प्राचीन लोग सपनों का प्रेमी शब्द गढ़ ही नहीं पाते। हालांकि यानफेई को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि उसने कल रात किसी की हत्या कर दी थी और बुरे सपने की बजाय उसे एक खूबसूरत रोमांटिक सपना आया। और तो और सपने की नायिका कोई ऐसी थी जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, जिससे उसे शक हुआ कि कहीं उसके मन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगली सुबह 8 बजे बज चुके थे। यानफेई स्तब्ध होकर बिस्तर पर लेटा था। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसके शरीर के घाव लगभग पूरी तरह से भर गए थे। जख्मों पर जमी खून की पपड़ी को छीलकर सिर्फ एक लाल बिंदु ही छोड़ा जा सकता था। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे कोई चोट ही ना लगी हो, सिर्फ पेट जहां जियाकांग ने उस पर घात लगाकर हमला किया था। दर्द से हल्का हल्का धड़क रहा था, जिससे उसे ये भी याद आ गया कि कल रात की मौत से लड़ाई कोई सपना नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना थी। उसके शरीर के ठीक होने की गति को देखते हुए वह ज़्यादा से ज़्यादा कल तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। FRAUBNOVEL.com इस शक्तिशाली आत्मचिकित्सा क्षमता ने यानफी को ड्रोन संशोधन के पीछे छिपी रहस्यमय शक्ति की गहरी समझ दी और कल रात की लड़ाई के बाद उसे एक बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीवन मरण की परीक्षा का सामना किए बिना वह कभी भी ग्रीन हाउस में फूलों की तरह नहीं खिल सकता। आखिरकार जियाकांत को मारने के बाद यानफेरी को कोई पछतावा नहीं हुआ। दुनिया में सही और गलत कुछ भी नहीं है। अगर कोई तुम्हें मारना चाहता है तो तुम्हें उसका डटकर मुकाबला करना होगा। यही जीने का असली रास्ता है।
आराम से जीने वाले इस एहसास को नहीं समझ सकते। भरपेट नाश्ता करने के बाद ज्ञान फेई ने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की, लेकिन पिछली रात जो हुआ था उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह घटना कभी हुई ही ना हो, जिससे उसका मन शांत हो गया। उसने सोचा था कि पिछली रात की घटना के बाद झांग बाओचन ज़्यादा संयमी हो जाएगा, लेकिन उसने झांग के लालच को पूरी तरह से कम करके आंका था। सुबह 11 बजे झांग शियाग उस छोटे बच्चे को फिर से हंगामा मचाने के लिए ले आए। उसके साथ कई खूंखार दिखने वाले टैटू वाले आदमी भी थे। चारों ओर एक बड़ी भीड़ जमा होते देख वांग शियाहोम ने नीचे चिल्लाना बंद कर दिया और सीधे 5वीं मंजिल पर जाकर यानफेई का दरवाजा खटखटाया। वहां मौजूद भीड़ जो उत्साह की तलाश में थी उसके पीछे 5वीं मंजिल तक चली गई, जहां टैटू वाले आदमी भीड़ में घुल मिल गए और घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही यानफेई ने अपना दरवाजा खोला, वांग शियावा कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यानफेई जानता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह वांग शिया से दूर खड़ा रहा। जब भी वांग शहो पास आने की कोशिश करता, यानफेई तेजी से चकमा दे देता। यानफेई के पास ना पहुंच पाने पर वांग शियाम ने अपनी नज़रें फेर ली और अपने कपड़े फाड़ने लगी और इतनी जोर से मत करो चिल्लाने लगी कि न सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़े लोग सुन सकते थे बल्कि नीचे आंगन में बैठे लोग भी सुन सकते थे। जब कपड़े काफ़ी फट गए तो वांग शियाओ ने अपने बाल बिखेरे दरवाजा खोला, कमरे से बाहर भागी और दालान में बैठकर रोते बिलखते हुए बोली, ये तो बहुत बड़ा पाप है। यान परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। वह बदमाश यान एक विकृत व्यक्ति है। वह मुझ जैसी बूढ़ी औरत को भी नहीं जाने देगा। सब लोग देखो, उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। वह मेरा बलात्कार करना चाहता था। यानफेई दरवाजे पर खड़ा बिना कुछ बोले बेरुखी से देखता रहा। बाहर खड़े कुछ टैटू वाले दुष्ट आदमियों ने उसे घेर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये तो बहुत घिनौना है। चलो सब मिलकर ऊपर चलते हैं और इस दरिंदे को मार डालते हैं। एक बुढ़िया को ना छोड़ने वाला यह एक दरिंदा है। शांति बनाए रखने के लिए हमें बुराई का सफाया करना होगा। देखने वाले दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यानफे ऐसा इंसान होगा। टैटू वाले आदमियों के जोरदार प्रोत्साहन से कुछ लोग सीढ़ियों पर चढ़ गए, यानफेई को पीट पीट कर अधमरा करने के लिए तैयार। कुछ इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर मौके पर ही लाइव प्रसारण कर रहे थे और यह स्थिति देखकर इतने उत्साहित हो गए मानो एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा हो। वे अपने फ़ोन पर चिल्लाने लगे, भाइयों चलो खूब मस्ती करते हैं। अगर कोई मुझे लैम्बोर्गिनी टिप दे तो मैं खुद वहां जाकर बुराई का सफाया कर दूंगा और शांति बनाए रखूंगा। जैसे ही माहौल अराजकता में डूब रहा था और नियंत्रण से बाहर होने ही वाला था, चौथी मंजिल पर लुयांग यांग और सुयान का दरवाजा खुला और हुंगपो और मियाहों के नेतृत्व में 5 पुलिस अधिकारी बाहर निकले। वे 5वीं मंजिल पर गए और चिल्लाए, रुको। पुलिस को देखकर वांग शियांग और उसका समूह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से पीड़िता का नाटक करते हुए अधिकारियों से कहा, अधिकारियों आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इस यानफेई ने बदतमीजी की। इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। देखो इसकी वजह से मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। प्लीज़ इसे गिरफ्तार कर लो। टैटू वाले लोग पहले तो पुलिस को देखकर घबरा गए, लेकिन वांशियाओं के हमले के बाद उनकी हिम्मत बढ़ गई और उन्होंने पुलिस के दावे को दोहराते हुए कहा, हाँ, इस आदमी ने इस बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। हम सब गवाही दे सकते हैं। क्या ये सही नहीं है? जब टैटू वाले पुरुषों ने पूछने के लिए मुड़कर देखा तो उनके आसपास खड़े दर्शकों ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये युवक अमानवीय है। वह एक विकृत व्यक्ति है जो एक बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार करना चाहता है और हम सभी इसकी गवाही दे सकते हैं। स्थिति को अपने पक्ष में झुकता देख वांग शियाग आत्मसंतुष्ट हो गया और यानफेई से बोला, तुम्हारा काम तमाम हो गया। बच्ची, देखते हैं अब तुम क्या कहती हो। यानफेई ने अधिकारी हुंग की ओर मुड़कर पूछा, अधिकारी हुंग आपने सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया है? नामियाहुन ने अपने हाथ में पैर उठाया और कहा, सब कुछ बहुत साफ रिकॉर्ड किया गया है। उसके अंदर आने और आपके पास आने की नाकाम कोशिश से लेकर अपने कपड़े फाड़ने तक और अभी अभी उसने जो कुछ भी कहा है सब कुछ बहुत साफ रिकॉर्ड किया गया है। मियाहन के हाथ में पैड को देखकर वांग शहोंग अचानक असमंजस में पड़ गया। यानफेई ने ठंडे स्वर में कहा, हाल ही में आसपास ज़्यादा सुरक्षित नहीं रहा है, इसलिए मैंने चोरी रोकने के लिए अपने कमरे में एक निगरानी कैमरा लगवाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश करते हुए पकड़े जाओगे। बेशक हालात वैसे नहीं थे जैसा यानफेई ने बताया था। उसने झांग बाओचिंग और वांग शियाहोंग की साजिशों का पहले ही अंदाजा लगा लिया था और तैयारी भी कर ली थी। उसने सुबह सुबह ही पुलिस को अपने घर बुला लिया था और वांग शहो के अचानक हमले से निपटने के लिए अपने कमरे में एक निगरानी कैमरा भी लगवा लिया था और रात भर आराम करने के बाद उसके शरीर पर दिखाई देने वाले जख्म ठीक हो गए थे, इसलिए उसने पुलिस को अपने घर बुलाने की हिम्मत की। वांग शहोंग अब भी जिद पर अड़ा रहा, बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें समझाने तुम्हारे कमरे में आया था और तुमने मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। यह एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। आसपास खड़े टैटू वाले लोग झांसा देकर उपद्रव मचाने लगे।
सच्चाई से अनजान दर्शक भी एक एक करके धार्मिक आक्रोश के साथ सज्जनों की तरह बोलने लगे। कुआंगप आगे बढ़ा और वांग शियाहोम से गंभीरता से कहा, हमने यानफेई के कमरे में तुमने जो कुछ भी किया वह सब दिन की तरह साफ देखा। मियाँ होम ने हाथ में पैर उठाकर वीडियो चलाना शुरू कर दिया और तब सब ने देखा कि जैसे ही वान शियाहोम कमरे में दाखिल हुआ उसने यानफेई के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे टाल गया। फिर उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यानफेई ने हमेशा वांग शियाहो से दूरी बनाए रखी, उसे एक बार भी छुआ तक नहीं। कुछ दर्शकों को अचानक लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वांग शिया की ओर उनकी निगाहें बदल गई। वांग शिया ने अकाट्य सबूत देखकर कोई बहाना नहीं बनाया। इसके बजाय उसने कहा, मेरी उम्र बढ़ रही है और मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मुझे ठीक से याद नहीं कि अभी क्या हुआ था। हुवानपुर ने कहा, अगर तुम्हारी याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि तुम्हें याद भी नहीं कि अभी क्या हुआ, तो 30 साल पहले हुई किसी घटना को तुम कैसे याद रख सकते हो? और यान फेई के परिवार पर तुम्हारे परिवार पर अत्याचार करने का आरोप कैसे लगा सकते हो? अब अपनी आत्मा में नई जान फूंकते हुए वाशियांग जोर से बोली, मेरे परिवार ने उनके परिवार के हाथों जो अत्याचार सहा उससे मुझे हमेशा के लिए मानसिक आघात पहुंचा। मैं इसे इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, मुझे याद है, मियाहो ने व्यंग करते हुए कहा। वांग शिया होंग एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर चारों ओर देखने लगा। फिर बोला, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मियाहो ने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं तो मैं किसे बुला रहा हूं? वांग शिया होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप गलत हैं। मेरा नाम वांग शिया है, वांग शिया नहीं। मियाहो ने सख्ती से कहा। वांग शिया हुआ। अब और छिपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली नाम वांग शिया हुआ है। तुम वांग शिया की बहन हो। 20 साल पहले तुम्हारी बहन के परिवार की बीमारी से मौत के बाद तुमने उसकी पहचान अपना ली, उनकी विरासत हड़प ली और अब तक उसी की तरह रह रही हो। वांग शहुआ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अवचेतन रूप से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर उसे तुरंत एहसास हुआ और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हुकू ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, वशिया, हमें शक है कि तुम यानफेई को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगा रहे हो, पहचान चुराने, किसी और की विरासत हड़पने का और मुसीबत भड़काने, किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहे हो। अब हम तुम्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ चलो। वानशियावा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चीजें इस तरह घटित होंगी। झाग बाउचुन के इनाम के लालच में उसने दशकों पुरानी घटनाओं को घसीटना शुरू कर दिया और अब पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत मौजूद थे। उसे तुरंत यानफेई के लिए मुसीबत खड़ी करने का पछतावा हुआ। यानफेई ने दर्शकों की भीड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी यहाँ किसी ने कहा था कि वे उसकी तरफ से गवाही देंगे और दावा करेंगे कि मैंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। इसलिए मुझे लगता है कि वे सभी वाशियावा के साथी हो सकते हैं और पुलिस के साथी उन्हें भी पूछताछ के लिए ले जाना चाहेंगे। आसपास खड़े दर्शक ये सुनकर पीले पड़ गए और झट से कहने लगे कि वे वाशियावा के साथी नहीं हैं, उन्हें बस उसके द्वारा धोखा दिया गया था और वे खुद को निर्दोष बता रहे थे। यानफेई इन लोगों की सही गलत में अंतर ना कर पाने की अक्षमता, सच झूठ के बारे में उनके स्पष्ट विचारों और आलोचनात्मक सोच की कमी और आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाने से संतुष्ट नहीं था। इसलिए वह बस उन्हें डराने के लिए इस मौके का फायदा उठा रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह लोग बस आलसी और ऊबे हुए थे, अपनी न्यायप्रियता का प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वे दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जाहिर है ये भी जानता था कि यह लोग बस बेपरवाह तमाशबीन थे जिन्हें संभालना मुश्किल नहीं था। उन्हें जबानी फटकार लगाने के बाद उसने उन्हें जाने दिया। बस मियाँ होम ने हथकड़ियाँ निकाली, उन्हें वांग शियाहुआ की कलाइयों में बांध दिया और उसे जबरदस्ती ले गया। आसपास खड़े टैटू वाले आदमियों ने भी जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है, भागने की कोशिश की, लेकिन कई पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और फिर सभी को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। जहां तक यानफेई की बात है, जो इस मामले में शामिल व्यक्ति था, उसे भी बयान के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस की घात और उसके घर पर निगरानी कैमरे लगवाने की सारी व्यवस्था उसने ही की थी। कहानी के शुरुआती हिस्से का निर्देशन उसने ही किया था, लेकिन अंत में आए उस अनोखे मोड़ से वह पूरी तरह हैरान रह गया जब पता चला कि वांगशिया एक धोखेबाज था। वांगशियावा द्वारा कई बार परेशान किए जाने के बाद हुवांगपो और उनकी टीम ने उसकी जानकारी की जांच शुरू की, लेकिन संयोग से उन्हें वांग शियावा की पहचान संबंधी जानकारी में गड़बड़ी का पता चला। आगे की जांच में उन्हें पता चला कि वह अपनी ही बहन का रूप धारण कर रही थी और उन्होंने वांग शियावा के विरासत की हेराफेरी के पुराने मामले को भी सामने ला दिया। किसी और वजह से वांगपो और उसकी टीम ने यानफेई को इस मामले की पहले से जानकारी नहीं दी थी, इसलिए वांग शियावा की असली पहचान जानकर वह हैरान रह गया। नतीजतन वांग शियावा बड़ी मुसीबत में पड़ गई, खासकर जब उसकी पहचान उजागर हो गई और वह यानफेई के पड़ोसी से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी।
यानी वह यानफेई को फिर कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही वांग शुआ द्वारा घर और मुआवजे की मांग का हास्यास्पद दृश्य निश्चित रूप से समाप्त हो गया। दर्शकों ने इस नाटकीय घटनाक्रम को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया और सभी ने तुरंत कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें लगा कि वांग शुआ ने उनके दयालु स्वभाव का फायदा उठाया है। वे सभी उसके खिलाफ हो गए, उसके कृत्य की निंदा करने लगे, लेकिन किसी ने भी यानफेई से माफ़ी मांगने के बारे में नहीं सोचा। जहां तक इंटरनेट पर सत्यापित अकाउंट्स की बात है, उन्होंने इस घटना का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि इंटरनेट पर अन्य चर्चित विषयों पर अपनी राय जाहिर करते रहे। वे तथाकथित कार्यकर्ता और वकील जिन्होंने मुफ्त कानूनी मदद की पेशकश की थी, बिना किसी निशान के गायब हो गए, और इंटरनेट लाइव स्ट्रीमर्स जो इस घटना की लोकप्रियता का फ़ायदा उठाना चाहते थे, ऐसे चलते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी लाइव स्ट्रीम कहीं और जारी रखते रहे। अगले दिन हुआन गानपू ने यानफेई को बताया कि वांग शुआ के मामले की पूरी जांच हो चुकी है, उसे जल्द ही अभियोजन पक्ष के हवाले कर दिया जाएगा और उस पर आरोप लगने की संभावना है। हालांकि टैटू वाले गुंडों को अपर्याप्त सबूतों के कारण कुछ पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। जहां तक यानफेई की उस गवाही की बात है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जिसमें वांग शुआ झांग बाओचिंग पर पर्दे के पीछे से सब कुछ रचने का आरोप लगाएगा, वैसा नहीं हुआ जैसा उसने उम्मीद की थी। वांग शुआ ने जोर देकर कहा कि वह पैसों के नाम पर पागल हो गई थी, इसलिए उसने यानफेई को लूटने और बदनाम करने की कोशिश की, ये दावा करते हुए कि उसने सारी हरकतें अकेले ही की और उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। वांग शुआ के कबूलनामे के बिना झांग बाओचिंग एक गोली से बच निकला था। ऐसा लग रहा था कि झांग बाओचिन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, वरना वांग शुआ अकेले सारा दोष अपने सिर नहीं लेता। दरअसल यानफेई के पास झांग बाओचिन को फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। ड्रोन ने उसी रात उसे उसके घर पर वांग शुआ को काम सौंपते हुए रिकॉर्ड किया था। वह वीडियो अभी भी ड्रोन के स्टोरेज कार्ड में स्टोर था। अगर वह वीडियो जारी हो जाता तो झांग बाओचिन निसंदेह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अगर झांग बाओचिन पैसे देकर वांग शुआ का मामला सुलझा लेता तो उसके पीछे रहस्यमय संगठन की संलिप्तता इतनी आसानी से नहीं समझी जा सकती थी, इसलिए वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने से निश्चित रूप से झांग बाओचिन बर्बाद हो जाता। लेकिन यानफेई ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। free.webnohcom उसी रात यानफेई ने जिया खान की हत्या कर दी थी। वह वीडियो जारी करने से डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वह उसकी ओर ध्यान आकर्षित करें और जियाओ कांग के पीछे छिपे रहस्यमय संगठन का ध्यान आकर्षित करें। अगर जियाओ कांग इतना दुर्ज था तो उसके पीछे छिपे रहस्यमय संगठन का भी कोई आसान काम नहीं होगा। अगर उन ताकतों को पता चल गया कि जिया कांग की मौत के लिए यानफेई जिम्मेदार है तो यानफेई को अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। एक बार वीडियो सार्वजनिक हो जाने पर झांग बाओचिन को तुरंत पता चल जाएगा कि यह उस ड्रोन द्वारा शूट किया गया था, और क्योंकि वीडियो में यानफेई के खिलाफ झांग बाओचिन की साजिश शामिल थी, इसलिए इसके उजागर होने से यानफेई को सबसे अधिक लाभ होगा, जिससे वह मुख्य संदिग्ध बन जाएगा। जियाओ खान की हत्या के बाद यानफेई ने उसके शरीर को यूनिवर्सल स्पेस में छिपा दिया, इसलिए जिया कांग के संगठन को अभी भी उसकी मौत का पता नहीं था, लेकिन वे उसकी तलाश में हर जगह जुटे रहे। जिया कांग ने ड्रोन का पीछा किया था, इसलिए उसका गायब होना निश्चित रूप से उससे जुड़ा था, इसलिए ड्रोन के मालिक का पता लगाने से जिया कांग का पता चल जाएगा। एक बार जब संगठन को पता चल गया कि यानफेई सबसे संदिग्ध है तो वे निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। संदेह का कोई भी संकेत उन्हें यानफेई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगा। शिया खान की क्षमताओं को देखकर यानफेई संगठन का सामना करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि वे एक वैध संगठन नहीं थे। पुलिस के विपरीत वे संदिग्धों से निपटते समय सबूतों की परवाह नहीं करते, केवल संदेह ही उन्हें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता। फवे बीन सीएम इन्हीं विचारों के कारण यानफेई को वीडियो को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा तथा उन्होंने अस्थायी रूप से झांग बाओचिंग को मामले से मुक्त कर दिया तथा बाद में उससे निपटने की योजना बनाई। रहस्यमयी शक्ति ने यानफेई के शरीर को तेजी से ठीक कर दिया, लेकिन इस सुधार की एक कीमत चुकानी पड़ी, उसकी जीवन शक्ति का काफ़ी कम होना। इस कमी की भरपाई के लिए यानफेई को अपना खाना ज़्यादा खाना पड़ा। हालांकि हाल ही में वह बहुत कम बाहर जाता था और उसके फ्रिज में रखा खाना लगभग खत्म हो गया था, इसलिए वह नीचे पास के सुपरमार्केट में खरीदारी करने चला गया। कुछ दिन पहले यानफेई के घर की घटना इंटरनेट पर खूब फैल गई थी। लोग वांग शुआ के प्रति सहानुभूति रखते थे और यानफेई का तिरस्कार करते थे। जब वह सड़कों पर चलता था तो लोग उसे मन ही मन कोसते थे और उसके गुजरने पर चुपचाप थूकते थे। यहाँ तक कि जब वह खरीदारी करने जाता था तो भी लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे। लेकिन कल एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद लोगों की नज़रें यानफेई पर स्पष्ट हो गई। जो लोग चुपचाप थूक रहे थे वे तो यूं ही थूक सकते थे क्योंकि यानफेई ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो लोग खुलेआम दुश्मनी कर रहे थे अब उसे देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो रहे थे। फिर भी यानफेई को उनकी राय की जरा भी परवाह नहीं थी। ड्रोन अवतार पाने के बाद से उसने जिंदगी मौत के क्रूर संघर्षों को
झेला था और अपनी इच्छाशक्ति को असाधारण रूप से मजबूत किया था। दूसरों की राय का अब उस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता था। यानफेई ने सुपरमार्केट में जमकर खरीदारी की और जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में खाने पीने के बैग भरे हुए थे। वह खाने पीने से भरे इन बैगों को यूं ही उठाए सड़क पर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह एक कोने पर पहुंचा, उसने देखा कि लगभग 4 साल की एक बच्ची उड़ते हुए गुब्बारे का पीछा कर रही थी और कोई भी बड़ा उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। छोटी बच्ची दौड़कर गाड़ियों की लेन में आ गई और तभी एक कार तेजी से गुजरी। सड़क पर मोड़ होने के कारण ड्राइवर की दृश्यता कम हो गई थी। जब तक ड्राइवर ने आगे सड़क पर छोटी बच्ची को देखा, वह डर के मारे पीला पड़ गया और उसने जोर से ब्रेक लगा दिए। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, कार पूरी तरह से रुकी नहीं थी और अभी भी छोटी बच्ची की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यानफेई चौंका। उसने अपनी बाहें फैला दी, अपना सब कुछ फेंक दिया और तेजी से उस छोटी बच्ची की ओर दौड़ा। कार के पास आते ही बच्ची डर के मारे ठिठक गई और वहीं खड़ी रही। यानफेई तेजी से आगे बढ़ा और कार के टकराने से पहले ही उसने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया, लेकिन उसे खतरे से बाहर निकालने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कोई चारा ना होने पर वह मुड़ा और बच्ची को कार की तरफ पीट करके ढक लिया। कार अपनी जबरदस्त जड़ता के साथ यानफेई की पीठ से जोर से टकराए। वह तुरंत हवा में उछल गया और कुछ दूर तक उड़कर आगे सड़क पर जा गिरा। जैसे ही यानफेई जमीन पर गिरा, उसने बच्ची को कसकर पकड़ लिया और टक्कर के जोर को कम करने के लिए कई बार लुढ़का। कार चालक को जब एहसास हुआ कि उसने किसी को टक्कर मार दी है और उसे इतनी दूर तक उड़ा दिया है तो वह एकदम से बुरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग समय रहते हालात को समझ नहीं पाया और उसने एक्सीलेटर दबा दिया और यूं ही बच निकला। यानफेई एक पल के लिए जमीन पर लेटा रहा, टक्कर से होने वाले दर्द से राहत पाते हुए। उसे जल्द ही पता चला कि उसे काफ़ी गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। पिछली रात जिंदगी और मौत के संघर्ष के बाद यानफे ने बल को कम करने की कुछ तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी, जिससे कार का प्रभाव काफ़ी कम हो गया था, लेकिन पूरा नहीं, और इसी वजह से वह घायल हो गया था। हालांकि पहले की तुलना में उसने इस चोट को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। आज रात तक रहस्यमय शक्ति का प्रभाव इन घावों को अपने आप भर देगा। फिर भी ड्राइवर को दुर्घटना का कारण बनते और भागते देखकर यानफे ही असंतुष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन चूंकि ड्राइवर पहले ही भाग चुका था इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। यानफेई ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, खड़ा हुआ अपने मुंह से खून पोंछा और देखा कि उसकी गोद में पड़ी बच्ची डर के मारे पीली पड़ गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, मानो वह रोने ही वाली हो। यानफेई की सुरक्षा में बच्ची को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह उस भयावह क्षण से अभी भी डरी हुई थी, ये देखकर कि बच्ची रोने वाली है। यानफेई ने जल्दी से अपनी जेब से एक लॉलीपॉप निकाला जो उसने अभी अभी खरीदा था, उसके सामने लहराया और फिर हाथ हिलाते ही लॉलीपॉप गायब हो गया। बच्ची का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। वह उत्सुकता से यानफेई का हाथ देखती रही और उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। Fail.com। यानफेई सड़क के किनारे गई, छोटी लड़की को नीचे उतारा, उकरू बैठ गई और बोली, छोटी बहन, अपने भाई को जादू का करतब दिखाते हुए देखो। छोटी बच्ची उत्सुकता से देख रही थी कि यानफेई ने अपना हाथ कैसे हिलाया और उसमें एक लॉलीपॉप फिर से दिखाई दिया। उसने तुरंत ताली बजाई और एक जिज्ञासु बच्ची की तरह खुशी से चिल्लाई। यानफेई ने उसका हाथ पकड़ा, लॉलीपॉप उसमें रखा और कहा, अच्छी बच्ची बनो, रो मत, ये रही तुम्हारे लिए कुछ कैंडी। छोटी बच्ची ने खुशी खुशी लॉलीपॉप स्वीकार कर लिया, उसे हाथ में लेकर गौर से देखने लगी। उसके अचानक गायब होने और फिर से प्रकट होने का राज जानने की कोशिश कर रही थी। तभी 50-60 साल की एक महिला धीरे से दौड़ती हुई आई। जैसे ही उसने जमीन पर पड़ी बच्ची को देखा, उसने झट से उसे उठा लिया और शिकायत करते हुए बोली, दादी ने बस पलकें झपकाए और तुम तो भाग गई, है ना। Freevenol.com। जैसे ही दादी ने उसे गोद में लिया, बच्ची ने मुड़कर यानफेई की तरफ देखा। बुजुर्ग महिला तुरंत यानफेई से सावधान हो गई, उसकी आंखों में चोट जैसी साफ झलक थी। यानफेई खुद को व्यंग्यात्मक मुस्कान से रोक नहीं पाया, लेकिन उसने उस महिला को यह नहीं बताया कि उसने बच्ची को बचा लिया है, ना ही उसने उसे अपने पोते की अच्छी देखभाल ना करने के लिए डांटा। वह बस जमीन पर गिरे सामान को उठाने के लिए मुड़ा। दादी बच्ची को गोद में लिए जल्दी से वहां से चली गई। तभी अचानक उनकी नज़र बच्ची के हाथ में लॉलीपॉप पर पड़ी। उन्होंने उसे छीन लिया और बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एचबीओ से कैंडी मत लेना, तुम कभी सुनती क्यों नहीं। यानफेई ने सिर हिलाया और आह भरी, लेकिन वह एक बूढ़ी औरत से बहस करने की जहमत नहीं उठा सकता था। तभी उसने देखा कि एक छोटी बच्ची अपनी दादी के कंधे से उसे देखकर मुस्कुरा रही है और अलविदा का इशारा कर रही है। उसे तुरंत लगा कि इस प्यारी सी बच्ची को बचाना ही होगा। तीसरे दिन यानफेई की चोटें ठीक हो गई थी और उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसे कभी चोट ही ना लगी हो, अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ। मौत के इस मुकाबले के बाद यानफेई को अपनी कमजोरियों का एहसास हुआ।
उसे किसी गुरु से उचित मार्गदर्शन नहीं मिला था और न ही उसे युद्ध का कोई अनुभव था। इससे पहले ज्ञान फेई को कभी यकीन ही नहीं हुआ था कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स के उस्ताद होते हैं। इसलिए उसने बस अपने शरीर को प्रशिक्षित किया और अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। हालांकि जियाकांत के आतंक को देखने के बाद उसे तुरंत उनके बीच की गहरी खाई का एहसास हुआ। आम लोगों की तुलना में उसकी ताकत अपार थी, किसी छोटे सुपरमैन जैसी, लेकिन एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने वह एक इंसानी पंचिंग बैग से ज़्यादा कुछ नहीं था जिसमें पलटवार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यान फेई ने शंघाई के शहरी क्षेत्र में एक मार्शल आर्ट जिम की तलाश शुरू की ताकि कुंग-फू सीख सकें। लेकिन उन्हें निराशा हुई कि शहर में कोई विशेष चीनी कुंग-फू जिम नहीं थे, केवल बड़े फिटनेस सेंटर थे। हालांकि यह सेंटर मार्शल आर्ट के अभ्यास तो कराते थे, लेकिन वे दिखावटी और अव्यावहारिक थे, असली कुंग-फू नहीं। आखिरकार उस समय दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो और जापान का कराटे लोकप्रिय थे और अगर इंटरनेट पर मार्शल आर्ट के कुछ उपन्यास ना होते तो शायद कोई भी चीनी कुंग-फू सीखने को तैयार नहीं होता। असली कुंग-फू स्कूल न मिलने पर ज्ञान फेई के पास बियॉन्ड फिटनेस नाम के एक फिटनेस सेंटर में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सेंटर सिर्फ कसरत के लिए ही नहीं था, बल्कि यहाँ लड़ने के तरीके सिखाने वाले कोच भी थे। जब बियॉन्ड फिटनेस की रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि यान फेई ने कुंग-फू सीखने का फैसला किया है तो वह कुछ हैरान हुई। आखिरकार वह ताइक्वांडो और कराटे का जमाना था और मार्शल आर्ट के उपन्यासों से प्रेरित कुछ अज्ञानी युवा ही कुंग-फू सीखने में रुचि रखते थे। बियॉन्ड फिटनेस में पंजीकरण शुल्क का भुगतान और पूरा करने के बाद यान फेई ने देखा कि उस विशाल केंद्र में एक कोने में छोटी सी जगह में केवल एक कुंग-फू प्रशिक्षक था और उसके साथ केवल 5 या 6 छात्र थे। इसके विपरीत पास के ताइक्वांडो और कराटे केंद्रों में 7 या 8 प्रशिक्षक थे और सैकड़ों छात्र थे। एक समान पोशाक और ऊंची आवाज में अभ्यास करते हुए ये छात्र प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। दूसरी ओर कुंग-फू सीखने वाले कुछ छात्र जो अपने साथ लाए गए तरह तरह के कसरत के कपड़े पहने हुए थे, नीरस और डरपोक लग रहे थे और उनके आसपास के लोगों की तुलना में उनका मनोबल स्पष्ट रूप से कमजोर था। यान फेई को तब समझ आया कि रिसेप्शनिस्ट को इतना आश्चर्य क्यों हुआ था जब उसने कहा था कि वह कुंग-फू सीखना चाहता है। आजकल कुंग-फू सीखना तो मानो पागल होने जैसा था, लेकिन शकांत का हुनर देखकर यान फेई को पता चल गया था कि असली कुंग-फू सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता। इसलिए उसने फिर भी इसे सीखने का फैसला किया। कुंग-फू कोच वांग योंग नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह सिर्फ बुनियादी कुंग-फू के गुण सिखाता था। यान फेई समझ गया कि वह ऐसे किसी फिटनेस सेंटर में असली कुंग-फू तो नहीं सीख सकता, लेकिन इन गुरों से वह कुंग-फू में शक्ति उत्पादन की तकनीकें सीख सकता था। इन तकनीकों और अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति के साथ वह अभी भी जबरदस्त विनाशकारी शक्तियां पैदा कर सकता था। इसलिए यान फेई ने बियॉन्ड फिटनेस में कुंग-फू के गुण सीखना शुरू कर दिया और कोच वांगन कभी कभी शक्ति उत्पादन के टिप्स भी देते थे। कुछ ही दिनों के अभ्यास और पिछली रात के जीवन मरण के संघर्ष के बाद यान फेई ने उल्लेखनीय प्रगति की और कुंग-फू की दुनिया में अपने पहले कदम रख दिए। अगर उसका सामना फिर से जियाकांगान से होता तो उसे यह उतना चुनौतीपूर्ण नहीं लगता। अपने प्रशिक्षण के दौरान यान फेई ने हमेशा अपनी ताकत पर नियंत्रण रखा, दूसरों के समान गति से प्रगति करते हुए दिखाई दिए और अपने साथी छात्रों के बीच अलग नहीं दिखे, जिससे कोच वांग योंग या उनके सहपाठियों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ। इस बीच यान फेई ने वांग योंग से कुंग-फू में निपुणता के स्तर के बारे में पूछा, लेकिन हर बार वांग योंग ने स्पष्ट उत्तर देकर सवाल को टाल दिया, जिससे यान फेई को यह समझ नहीं आया कि क्या वह वास्तव में नहीं जानता था या फिर बताना नहीं चाहता था। जियाक कान के साथ जिंदगी मौत के संघर्ष के बाद यान फेई को अपनी ताकत काफ़ी कम लगने लगी, इसलिए उसने कुंग-फू सीखने के लिए मार्शल आर्ट जिम ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन वही यह भी जानता था कि ऐसे जिम में असली कुंग-फू नहीं सीखा जा सकता। इसलिए उसने कुंग-फू की दिनचर्या का अध्ययन किया और साथ ही दूसरी योजनाएं भी बनाई। यान फेई ने एक अनोखे हुनर का अभ्यास करने की योजना बनाई जो था छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल। कौन सा छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल करना है, इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वह ड्रोन से दागी जाने वाली स्टील बॉल गोलियों का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हर रोज कुंग-फू का अभ्यास करके घर लौटने के बाद यान फेई शाम को पास की एक पहाड़ी पर जाता था, जहां जंगल में वह अपने स्टील बॉल जैसे छिपे हुए हथियार का अभ्यास करने के लिए एक लक्ष्य बनाता था। अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टील बॉल ड्रोन के हथियार से आती थी। इस दौरान ड्रोन अवतार ने कोई और हमला नहीं किया था और हर आधी रात को स्टील बॉल गोलियों की संख्या अपने आप 100% हो जाती थी, जो कुछ हद तक बेकार था। इसके अलावा यान फेई ड्रोन के अंदर स्टील बॉल गोलियों को महसूस कर सकता था, लेकिन वह उन्हें हाथ से निकाल नहीं सकता था। इस प्रकार हर रात आधी रात के करीब यान फेई ड्रोन की सभी स्टील बॉल गोलियां दाग देता था। सौभाग्य से वह हवा के दबाव को समायोजित करके गोलियों के प्रक्षेपण के बल को नियंत्रित कर सकता था, वरना ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो स्टील बॉल गोलियों के हमले का सामना कर सके और गोलियों को बरकरार रख सके। यान फेई ने इन स्टील की गेंदों को एक बड़े बैरल में इकट्ठा किया और उन्हें यूनिवर्सल स्पेस में रख दिया।
कुछ ही दिनों में उसने 2000 से ज़्यादा स्टील की गेंदें इकट्ठा कर ली। फिर पैदल चलने वालों से बचते हुए वह जंगल में स्टील की गेंदें दागने का अभ्यास करने लगा। शुरुआत में यान फेई को छिपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने का हुनर बिल्कुल नहीं सूझ रहा था। वह निशाना ही नहीं लगा पा रहा था और उसकी उंगलियों में बहुत दर्द होने लगा था। बाद में वांग यन द्वारा सिखाई गई बल प्रयोग तकनीकें सीखने के बाद उसने धीरे धीरे छिपे हुए हथियारों की बुनियादी विधि को समझ लिया और कुछ प्रगति करने लगा। लेकिन उसने अभी अभी छिपे हुए हथियारों का अभ्यास शुरू ही किया था और उनकी शक्ति अभी भी बहुत कम थी। वह उनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में अभी बहुत दूर था। जिया कान को मारने के बाद ड्रोन अवतार को एक मेरिट पॉइंट मिला, लेकिन अगले कुछ दिनों में यह मेरिट पॉइंट और नहीं बढ़ा कि यानफी ने इन दिनों में ड्रोन को दोबारा लच नहीं किया था। झांग बाओचिंग ने ड्रोन का रूप पहले ही देख लिया था। अगर ड्रोन फिर से सक्रिय हो जाता तो झांग बाओचिंग के लोग उसे खोज सकते थे। इसलिए वह कुछ समय के लिए नीचे ही रहा। ड्रोन अपग्रेड के मौके का इंतजार कर रहा था। यानफेई के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के दौरान समय तेजी से बीतता गया और जल्द ही विध्वंस सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें मुआवजे के मानकों की घोषणा की गई। यानफेई ने एक नई संपत्ति और नकद मुआवजे का विकल्प चुना। कुल मिलाकर उसे शंघाई के शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग मीटर का एक पूरी तरह से सुसज्जित छोटा सा घर और 10 करोड़ नकद मिले। यानफेई को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उसने तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही उसे तुरंत 2 करोड़ का पूर्व भुगतान किया गया, विध्वंस मुआवजा और शहरी क्षेत्र की संपत्ति का स्वामित्व मिल गया। सच कहूं तो जब यानफेई ने अपने बैंक खाते में अतिरिक्त 2 करोड़ नकद देखे तो उसे चक्कर आ गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह रातों रात करोड़पति बन गया है। जैसे ही विध्वंस पूरा होगा उसे तुरंत शेष 8 करोड़ मिल जाएंगे और वह एक सच्चा अरबपति बन जाएगा। दूसरे लोग शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा ना कमा पाए, लेकिन उसने इसे बिना किसी मेहनत के हासिल कर लिया था और अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करने के अलावा उसके मन में और कोई बात नहीं थी। तोड़फोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद यानफेई के किराएदार धीरे धीरे घर छोड़ने लगे। उसने उनका किराया और सुरक्षा जमा राशि वापस करना शुरू कर दिया और क्योंकि यह पूरा महीना नहीं था इसलिए उसने उस महीने का किराया माफ़ कर दिया और उन्हें नया घर ढूंढने के लिए पर्याप्त समय दिया। लिu यांग और सुयान जाने को बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं था। यानफेई ने उनका सामान उठाने में उनकी मदद की, उन्हें खाना खिलाया और फिर लड़कियों की बेरुखी भरी निगाहों के बीच से निकल गए। freeweekbnfa.com लड़कियों को विदा करने के बाद यानफेई जब मिनीवन लेकर घर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। वहां उसने अपने घर के दरवाजे के पास एक बड़े पेड़ के नीचे 2 धूर्त आदमियों को दूरबीन से उसके घर की खिड़कियों में झांकते देखा। उसका दिल धड़क उठा और उसने चुपचाप गाड़ी दूर एक गली में खड़ी कर दी, बिना उन दोनों आदमियों को बताए। झाग बाउचन के विला में घुसकर जियाकांत को मार डालने के बाद यानफेई बहुत ज्यादा सतर्क हो गया था। अचानक इन 2 ताक झांक करने वाले आदमियों को देखकर वह तुरंत सतर्क हो गया। उसका घर 200 मीटर से भी कम दूरी पर था, इसलिए उसने तुरंत घर में खड़े ड्रोन अवतार को चालू कर दिया। ड्रोन अवतार जिंदा हो गया और दूसरी खिड़की से बाहर उड़ गया। यानफेई जब भी बाहर जाता घर की खिड़कियां हमेशा खुली छोड़ देता ताकि आपात स्थिति में ड्रोन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ान भर सके। जियाकांग जैसा दुर्ज व्यक्ति उसके पीछे था तो निश्चित रूप से अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद थे और अब यानफेई का सबसे शक्तिशाली हथियार ड्रोन की स्टील बॉल गोलियां थी जिनका वह स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल करता था। इसलिए जब वह बाहर होता तब भी खिड़कियां खुली छोड़ देता और उसकी यात्रा सीमा उसके घर से 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती थी। रात के 9 बजे बज रहे थे और चांदनी छाने के बावजूद धुंधले आसमान में किसी को भी ड्रोन का पता नहीं चला। ड्रोन 200 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा, चक्कर लगाया और पीछे से उन दोनों आदमियों के पास पहुंचा। फिर उस बड़े पेड़ के ऊपर मरदराने लगा जिसमें वे छिपे हुए थे। HD कैमरा फुटेज कैप्चर करने के लिए घूमने लगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरण भी रिकॉर्डिंग करने लगा। एक दुबले पतले आदमी ने दूरबीन नीचे रख दी, नाराजगी से सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका और बोला 9 बजे बज चुके हैं। वो यान वाला लड़का अभी तक वापस क्यों नहीं आया? हमें यहाँ और कितना समय रुकना पड़ेगा? दूसरे छोटे गोलमटोल आदमी ने जवाब दिया, हुआ सांग शिकायत मत करो, ये काम मार्कोविस ने खुद सौंपा था। अगर तुम ढिलाई बरतने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। हुनसान नाम के उस आदमी ने जल्दी से कहा, भाई लियाग, आपने गलत समझा, मैं तो बस यही शिकायत कर रहा था कि वह बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा था कि वह इस तथाकथित मार्कोविस से बहुत सावधान था। भाई लियांग नाम के उस व्यक्ति ने दूरबीन संभाली, यानफेई के घर की खिड़कियों पर नजर डाली और कहा, सामान्य तौर पर हमें मार्कोविस द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए आदेश के अनुसार पूरे मन से काम करना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम मौत की उम्मीद कर सकते हैं। हुनसान बहुत उत्सुक था और उसने पूछा, भाई लियांग, हमें उस यान आदमी पर नज़र क्यों रखनी है? क्या उसने मार्कोविस को नाराज किया है? भाई लियांग ने गर्व से कहा, अगर आप किसी और से पूछते तो शायद उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है।
लेकिन आपने मुझसे पूछा और संयोग से मुझे पूरी कहानी पता है। हुआंग सांग ने जल्दी से एक सिगरेट दी और भाई लियांग के लिए उसे जलाते हुए कहा, तो फिर मुझे इसके बारे में बताओ। भाई लियांग ने सिगरेट का एक कश लिया, धुएं का छल्ला उड़ाया और कहा, तुम जानते हो भाई चंग यानी झांग बाओचिंग माकविस के भाई हैं ना। फ्री वेबेनोवेल COM गसान ने सिर हिलाया और कहा, भाई माकविस के साथ घूमते थे, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वैध व्यवसाय करने लगे, लेकिन वे अब भी अक्सर मार्कस से मिलने आते हैं। मैंने भाई चैन को मार्कस के घर पर कई बार देखा है। भाई लियांग ने कहा, हालांकि भाई चैन अब अंडरवर्ल्ड में नहीं घूमता, फिर भी वह मार्कस के साथ भाइयों जैसा है, बहुत करीबी। जब भाई चैन को कोई परेशानी होती तो मार्कस उसकी मदद भी करता। कुछ दिन पहले भाई चैन के घर कुछ बड़ी घटना घटी थी। हुनगान सान ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, भाई चैन का एक VIP मेहमान लापता हो गया है और अभी तक नहीं मिला है। मैंने सुना है कि भाई चैन बहुत गुस्से में थे। भाई लियांग ने कहा, वह VIP बहुत महत्वपूर्ण है, भाई चैन भी उसे नाराज नहीं कर सकते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भाई चंग अपने घर पर उसके गायब होने को लेकर चिंतित है। हुआंग सांग ने उत्सुकता से पूछा, वह VIP कौन है? भाई चंग भी उसे नाराज नहीं कर सकते। भाई लियांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे यह नहीं पता। हुआंग सांग ने फिर पूछा, वह VIP कैसे गायब हो गया? भाई लियांग ने कहा, मैंने सुना है कि उस रात भाई चैन के विला पर बाहरी लोगों ने हमला किया था। VIP उनका पीछा करने निकला था और फिर लापता हो गया, लेकिन बाद में घटनास्थल की जांच के अनुसार उस VIP और भाई चैन के घर के पीछे वाली पहाड़ी पर जरूर भयंकर लड़ाई हुई होगी, क्योंकि लड़ाई के कई निशान वहां बचे हुए थे। उन्हें घटनास्थल पर एक आंख की पुतली भी मिली। ये सुनकर हुआंग सा घबरा गया और पूछा, क्या ये हो सकता है कि वह नेत्रगोलक उस VIP का हो? भाई लियांग ने कहा, हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन आंख की पुतली के अलावा घटनास्थल पर खून और कपड़ों के टुकड़े भी पड़े थे और बड़ी संख्या में स्टील की गेंदें भी मिली थी। भाई चंग इन सभी वस्तुओं को अपने विला में वापस ले गए हैं और विशेषज्ञों से उनका विश्लेषण करवा रहे हैं। सान ने पूछा, आज रात हम जो कर रहे हैं उससे इसका क्या संबंध है? भाई लियांग ने कहा, भाई चैन का आदमी गायब है, इसलिए मार्कस स्वाभाविक रूप से उनकी मदद करेगा, इसलिए आज रात हमें ये काम सौंपा गया है। हुन सान ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि उस VIP का गायब होना इस यानफेही व्यक्ति से संबंधित है? भाई लियांग ने धुएं का एक गोला सा छोड़ा, लगता है दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई चैन की तरफ से किसी ने पहचान लिया है कि झगड़े वाली जगह पर मिले कपड़े इस बच्चे द्वारा पहले पहने गए कपड़ों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा भाईचे कुछ दिन पहले इस बच्चे को निशाना बना रहे थे और उनके बीच झगड़ा भी चल रहा है। इसके अलावा उनके विला के पास वाले चौराहे पर लगे निगरानी कैमरों ने उस समय उनकी मिनी वेन को वहां घूमते हुए देखा था, इसलिए भाईचन को शक है कि इसका इस बच्चे से कोई संबंध हो सकता है। हुआंगस ने कहा, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अंदर जाकर बच्चे को पकड़ लें और उससे सीधे पूछताछ करें। हम अभी भी यहाँ क्यों देख रहे हैं? भाई लियांग ने आभरी, इसीलिए तो तुम सड़कों पर बस एक पैदल सिपाही हो, तुम्हें असलियत समझ नहीं आती। क्या तुम्हें नहीं पता कि राज्य अब हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? अगर तुम सचमुच इस बच्चे को ले गए तो कुछ ही दिनों में पुलिस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही होगी। आखिरकार इस बच्चे ने पुलिस को फ़ोन करके भाई चैन के लोगों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। अगर वह गायब हो गया तो भाई चैन ही पुलिस की जांच के घेरे में आ जाएगा। सान ने अपना सिर खुजलाया, तो फिर हम अभी भी उस पर निगरानी क्यों रख रहे हैं? भाई लियांग ने कहा, हम बच्चे के वापस आने का इंतजार करते हैं, फिर चुपचाप अंदर जाते हैं, उसे बेहोश कर देते हैं और उसका थोड़ा खून भाई चैन के पास ले जाते हैं ताकि वह लड़ाई वाली जगह पर बचे खून से उसकी तुलना कर सके। एक बार जब हमें यकीन हो जाता है कि दोनों खून एक जैसे हैं तो हम बच्चे को पूछताछ के लिए ले जाएंगे। इस तरह अगर भाई चैन की पुलिस जांच भी करवाती है तो भी यह उचित होगा, वरना यह बहुत अन्याय होगा। हुनगान सान ने अपना सिर खुजलाया, लेकिन अगर यह सचमुच यही बच्चा होता तो क्या ये वाकई बहुत मजबूत नहीं होता? क्या हम इसे सचमुच हरा सकते हैं? भाई लियांग ने उसे तिरस्कार से देखा। वह मेहमान भाई चैन का VIP है, उसके पास युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? ये लड़का उसे आसानी से पकड़ सकता है। इसके अलावा कौन जाने इस लड़के के पास कोई और भी है या नहीं। अगर उसके मददगार ने ही यह चाल चली हो तो क्या होगा? इसलिए मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की और पता चला कि यह लड़का बियॉन्ड फिटनेस सेंटर में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा है। एक अनजान कोच उसे कुफू के सबसे बुनियादी अभ्यास सिखा रहा है और वह बस कुछ ही दिनों से अभ्यास कर रहा है। वह देखने में बिल्कुल नया लग रहा है, उसमें कोई खास युद्ध शक्ति नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इस तरह के नौसिखे को संभाल नहीं सकते? हुआंग सान को अंततः राहत महसूस हुई और वे यानफेई के घर पर नज़र रखने लगे। अपने ड्रोन अवतार के जरिए यानफेई ने उनकी बातचीत बिल्कुल साफ सुनी और उसके पसीने छूट गए। उसने सोचा कि उसने जोखिम को कम कर दिया है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसने कितने छेद छोड़ दिए हैं। लड़ाई वाली जगह से लिए गए खून के नमूने, घटना वाले दिन उसने जो कपड़े पहने थे और उसकी मिनीवन का निगरानी कैमरे में कैद होना, ये सब उसकी ही चूक थी। लोगों को अभी तो बस शक था
लेकिन जैसे ही उन्हें उसके जीन्स मिले और उनकी तुलना की गई, वे उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेंगे। खुशकिस्मती से यान फेई को अनजाने में ही उन दोनों की निगरानी का पता चल गया था और वह उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा। उसके पास अभी भी इस चूक को सुधारने का समय था, वरना वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में बस इतना ही। अगर आपको फैंटेसी नाइट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने साथी शूरवीरों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।